जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बचा हुआ पार्ट। क्या बचा था? एसिड बेस पढ़ा था, अब बचा था सॉल्ट। क्या बचा था? सॉल्ट। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बचे थे, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर बचा था। सबसे पहले अपन सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि सॉल्ट क्या होता है। कि यार सर सॉल्ट पढ़ा रहे हो तो नमक कोई पढ़ाने की चीज़ है? नमक तो मैं रोज़ घर में खा रहा हूँ, रोज़ ऐसे चुटकी भर डाल देता हूँ किसी चीज़ में, है नमक कोई खाने की चीज़ है? पर नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहाँ देखो, जब अभी हम यूजेस पढ़ेंगे ना, देखो ये है नमक, ये अपना कॉमन सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है ना वो यही है। इसके जब इतने सारे यूजेस पढ़ेंगे कि अरे यहाँ भी यूज होता है, इधर भी यूज होता है, ये भी यूज है इसका, ये भी यूज है, तब तुम कहोगे सर ये क्या खा रहे हैं हम लोग रोज खाने में, है ना। अपन तो रोज नमक समझ के कि हाँ नॉर्मल सा नमक है, NaCl है, नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, खा ले रहे हैं। पर सोचो उसके कितने कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके कितने इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, वो भी आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज़, अपन इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स आएंगे इसमें। कौन से कंपाउंड्स आएंगे? जैसे अपन यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा, मतलब जो निरमा यूज़ नहीं करते वो आएगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर आएगा, है ना। बेकिंग सोडा याद आएगा, वो बेकिंग सोडा जान गए ना, वो जो अपन केक में डालते हैं, केक को फुलाने के लिए, या फिर इडली में डालते हैं उसको फुलाने के लिए। क्यों फूलता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बेकिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे फ्लफीनेस आती है। फ्लफी क्यों हो जाता है? अच्छा ये बताओ, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड चीज है, ये दबेगी कैसे? ये दबेगी कैसे? जब इसमें एयर भर जाएगी, एयर भर जाएगी। तो बेकिंग सोडा क्या काम करता है? सॉलिड में एयर भर देता है। कौन सी एयर? CO2। ठीक है, तो आज अपन डिफरेंट टाइप ऑफ देखेंगे कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि यार ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। क्योंकि अगर अपन साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बता देता हूँ कि आयरन का अपन ने पढ़ा है कि +3 भी होता है सर, +2 भी होता है, किसी को फेरिक कहते हैं, किसी को फेरस कहते हैं सर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का ये होता है। तो आज ये सब मिलजुला के अपन लोग सब कुछ अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सॉल्ट से, ठीक है। सॉल्ट देखते हैं क्या होता है। सॉल्ट इज ए न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन आयन, क्या कह रहे हैं शुरू से देखते हैं। सॉल्ट एक क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना ही एसिड है ना ही बेस है, ठीक है, न्यूट्रल है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मतलब आयंस होते हैं, कैटायन और किस किस से मिलकर बना होगा? कैटायन से और एनायन से मिलकर बना होगा। आई बात समझ में? किस किस से मिलकर बना होगा? कैटायन और एनायन से, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयन, क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन। इसका मतलब सर ये क्या कह दिया? देखो दिखाते हैं। यहां पे ये कह रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ व्हाट? ऑफ एसिड रिप्लेस कैसे हो जाएगा? रिप्लेस बाय मेटल। कैसे रिप्लेस हो जाएगा? मेटल से, या फिर और अमोनियम, अमोनिया आयन, है ना, NH4+, राइट। देखो क्या कह रहे हैं, जब H+ ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन। इसका मतलब सर मेटल आयन जैसे कि अपन ने बहुत तरह के मेटल्स पढ़े हैं। फर्स्ट ग्रुप मेटल का कोई नाम बता दो। चलो फर्स्ट ग्रुप जो मेटल है उसका नाम बता दो, कोई भी नाम। सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम, है ना। ये सारे मेटल्स हो गए कौन से? फर्स्ट ग्रुप के। सेकंड ग्रुप का कोई भी लिख लो, है Mg लिख लो, Ca लिख लो। क्या है Mg का फुल फॉर्म? क्या होता है? मैग्नीशियम। Ca का क्या होता है? कैल्शियम। तो ये सब देखो पीरियडिक, ऐसा नहीं करना कि अपन नया पढ़ रहे हैं तो पुराना रिवाइज ही नहीं करो। पुराना रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पुराना आप अच्छे से अभी पहले रिवाइज करो, करते जाओ। मतलब ये नहीं कि ये छोड़ दो, क्योंकि फिर बैकलॉग बनता रहता है। सी, अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट फिनिश करना है ना, मैं क्या करता था, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं आपको एक गलती बताता हूँ अपनी। मैं जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसकी प्रिपरेशन कर रहा था जब, तो मैं क्या सोचता था कि यार देखो 2.5 घंटे की मेरी क्लास होती थी। मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी अटेंड कर रहा होता था, 2.5 घंटे की क्लास होती थी। तो मैं सोचता था इस वाले 2.5 घंटे को ना मैं जो पुराना मेरा बचा है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले 2.5 घंटे में, और ये जो है ये धीरे धीरे मैं कवर कर लूंगा। पर ये बात मेरे से मन में हट जाती थी कि जो आज का है वो तो मैं मिस कर रहा हूं, तो वो भी तो बैकलॉग बनेगा। कभी ना कभी जब वहां तक पहुंचूंगा तब इसको भी कंप्लीट करना होगा मुझे। तो ये बैकलॉग की एक सीरीज बनती जाती है। इसलिए आप कोई भी लेक्चर छोड़ो नहीं। आप अगर मेरा आज कोई लेक्चर हुआ है, आप वही लेक्चर आज ही देखो,
ठीक है, आज अपन ने ये देख लिया और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बैकलॉग कंप्लीट करते हैं। बैकलॉग कभी ये नहीं होता कि नया वाला छोड़ दिया, पहले पिछला वाला करेंगे, नहीं, नया वाला भी करो, पिछला वाला भी करो। अगर नया वाला समझ में नहीं भी आया होगा, 10% भी आया होगा, बट स्टिल वो आपके मन पे एक छाप छोड़ जाएगा कि जब आप पुराना पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा हाँ ये चीज यहां यूज हुई है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना जो नया पढ़ रहे हैं अपन उसके साथ साथ बैकलॉग कंप्लीट नहीं करें। बैकलॉग भी कंप्लीट करो, रिवीजन भी करो, सब जरूरी है, पर नया कंटिन्यू करते रहो, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहे थे अपन यहाँ पे कि कोई मेटल से रिप्लेस हो जाता है क्या? हाइड्रोजन आयन। किसका? एसिड का। एसिड का एग्जांपल दो कोई भी, बताओ। HCl या फिर H2SO4 या फिर HNO3। ये सब क्या हो गए? कौन से एसिड से ये? बताओ जल्दी, क्या एग्जांपल है? किस टाइप के एसिड है ये? किस टाइप के एसिड्स कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। किस टाइप के कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिख लिए। अब चलो इनको देखो क्या कह रहे हैं, H+ ऑफ एसिड, इनका H+ किससे रिप्लेस हो जाए? इस मेटल से रिप्लेस हो जाए। किससे? इस मेटल से रिप्लेस हो जाए। या फिर अमोनिया आयन, अमोनियम आयन को कैसे लिखते हैं? NH4+। ऐसे लिखते हैं अमोनियम आयन को, NH4+। या तो इससे रिप्लेस हो जाए या तो इससे रिप्लेस हो जाए। हाँ, कैसे होगा सर? देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहीं देख लो। हमने लिया एसिड, हमने लिया बेस, बना क्या? सॉल्ट। इसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं? याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूट्रल चीज मिल रही है अपन को। क्या मिल रही है? न्यूट्रल चीज मिल रही है। एसिड और बेस न्यूट्रल हो रहे हैं ना, इसमें अब एसिडिक प्रॉपर्टी रह जाएगी ना बेसिक प्रॉपर्टी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट बन गया जो कि क्या होता है? न्यूट्रल। समझे? इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट? आई समझ में बात? आई? चलो देखो फिर क्या कह रहे हैं कि भाई इसका H+। अब अगर इसको तोड़ेंगे, इसको सोचो अपन ने पानी में डाला एसिड को, किस किस में टूटेगा? H+ Cl- में, ठीक है सर। फिर इसको बेस को डालेंगे तो किस में टूटेगा? Na+ और OH- में, ठीक है सर। अब क्या कह रहे थे आप कि भैया ये जो H+ है, H+ कैसे रिप्लेस हो जाएगा? मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है सर। कर देते हैं मेटल से रिप्लेस। क्या बचेगा बताओ? रिप्लेस हो गया मतलब ये यहां आ गया, ये यहां चला गया। रिप्लेस यही तो होता ना, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। रिप्लेस, ये यहां, ये यहां, क्या ये यहां, ये यहां, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहां पे Na आ गया, Na+ का, Na+ का यहां पहुंचा और Cl- का, ठीक है सर। फिर क्या होगा? फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यहां प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है सर। देन ये यहां भी तो पहुंचा था, यहां भी पहुंचा था, क्या होगा यहां पे? H+ और OH- यहां यही है, राइट। अब इसको अपन साथ में लिख दो, प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा यहां पे? NaCl प्लस H2, 2 H है, H2 H2O। आ गया? आया समझ में कि नहीं? कैसे एक्सचेंज हुआ? क्या हुआ यहां पे? H+ जो है आयन हाइड्रोजन का, वो किससे रिप्लेस हो गया? मेटल आयन से। और क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। सॉल्ट क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आई इतनी सी बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। भाई हमने तो सर एक ही नमक खाया है, या तो सेंधा नमक। सर क्या क्या होता है टाइप? सेंधा नमक होता है, एक वो सफेद कलर का नमक होता है बिल्कुल, एक लाल नमक होता है। ये सब नमक पढ़े हैं सर हमने तो, ये भी होते हैं एक टाइप ऑफ सॉल्ट। पर जो अपन को मेन केमिस्ट्री में पढ़ना है वो होते हैं ये न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, है ना। 3 तरह के सॉल्ट अभी अपन पढ़ेंगे, वो भी टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। देखो कितने, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे। देखो एक निकलता है अपना सी सॉल्ट, जो हमें समुद्र से मिलता है, जो हम नॉर्मल सफेद नमक खाते हैं ना, वो ये है, सी सॉल्ट होता है। वो क्या होता है? वो सी सॉल्ट होता है जो अपन नॉर्मल खाते हैं। वो कैसे बनता है? कैसे बनता है? जब पानी जो रहता है, पानी खारा रहता है, पानी खारा रहता है, उस पानी में क्या मिला होता है? NaCl भी मिला होता है। जब हम इसको क्या करेंगे? एवोपोरेट करेंगे। ये काय का साइन है? मैं बताया था, ये काय का साइन है? हीट का। हीट, इसका मतलब क्या होता है? हीट,
हीट देंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होता है सर, भाप बन के उड़ जाता है। कौन उड़ जाता है, पानी, पानी उड़ गया भाप बन के, क्या बचेगा सर, NaCl बचेगा। क्या बचेगा, NaCl बचेगा। आई बात समझ में, आ रही है? क्या क्या कह रहा हूं मैं, सी सॉल्ट कैसे बनता है, अपन ने खारा पानी उठाया, खारा पानी उठा के रखा एक बर्तन में, एक बर्तन में अपन ने रख दिया इसको, यहां से लगाया आग नीचे से, ठीक है, क्या हो गया, यहां पे हीट दी, पानी भाप बन के उड़ गया, क्या बचा, NaCl बचा। ये अपन को नॉर्मल सी सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। अब एक और सॉल्ट होता है सर, उसको सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक क्या होता है, सेंधा नमक होता है माउंटेन सॉल्ट। क्या होता है, माउंटेन सॉल्ट, ये माउंटेन पे मिलता है, ठीक है सर। और क्या, पिंक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं, खदानों में माइनिंग करते वक्त मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, माइनिंग करते वक्त मिलते हैं, माइनिंग करते वक्त मिलते हैं, ठीक है। अब समझ में आई, अपन को ये सब जरूरी नहीं था, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बस जनरली बता रहा हूं, ठीक है। ये प्राप्त करने की मेथड्स हैं, अपन को जो काम में आएगी अपन वो पढ़ेंगे। अभी क्या काम में आने वाला है अपने, ये आने वाला है, समझ रहे हो क्या, कि सर न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले ही से शुरू करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, जब आपका सॉल्ट बनता हो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, राइट। मेरे साथ बोला करो, तुम लोग देख रहे हो ना, साथ में बोला करो, हाँ अच्छा ये बोला सर ने, ठीक है, अच्छा सर ये बोल रहे हैं, ठीक है। अपन को तो पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो अपन कब का पढ़ चुके ना, अपन को तो सब आता है, ठीक है। तो बोला करो साथ साथ। चलो क्या बात हो रही है यहाँ पे, HCl प्लस NaOH क्या हो जाएगा सर, रिप्लेस हो जाएगा, क्या बना, NaCl प्लस H2O, ठीक है सर। तो ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल, ठीक है। चलो फिर एसिडिक सॉल्ट, ये देख लो एग्जांपल NaCl, KNO3, KNO3 कैसे बन गया, हाउ, ये कैसे बन गया KNO3, यहां पर KNO3 कैसे बन जाएगा बताओ, कौन कौन से ऐसे एसिड मिला दिया होगा, कौन कौन सा ऐसा बेस मिला दिया होगा कि KNO3 बन गया, प्लस ऑफ कोर्स प्लस H2O। सोचो सोचो सोचो, क्या किया होगा कि K, जैसे यहां पे Na रिप्लेस हुआ, क्या होगा, देखो इतना तो समझ में आ रहा अपन को कि K काय में होगा, K बेस में होगा, और NO3 काय में होगा, एसिड में होगा। अब सोचो ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें NO3 आता है, सोचो कौन सा एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड, राइट। नाइट्रिक एसिड कैसे लिखते हैं, HNO3 प्लस। अब बताओ ऐसा कौन सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें K आता होगा, कौन सा, KOH, राइट। KOH क्या बन जाएगा, रिप्लेस होगा ये यहां से, यहां से क्या हो जाएगा, KNO3 प्लस H2O। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो देन एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, जिसमें एसिड टाइप का थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आ जाए, एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाए। कैसे आएंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाएगा। कैसे हो गया सर ये, कैसे हो गया, देखो क्या हुआ, जब अभी अब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। एक बात बताऊं मैं, जब एक पहलवान है 60 किलो उसका वजन है, उसके सामने एक और 60 किलो वजनी पहलवान को ले आऊं, तब तो दोनों की लड़ाई बराबरी की होगी, बराबरी की होगी। यहां बराबरी की लड़ाई हो रही थी इसलिए न्यूट्रल था। अब मैं कह रहा हूं एक 60 किलो वजनी को ले आऊं पहलवान को, और यहां पे ले आऊं 30 किलो को, 30 किलो के एक इंसान को, क्या होगा उसकी हालत क्या होगी, उस पर कौन हावी हो जाएगा, वो 60 किलो वाला पहलवान हावी हो जाएगा। 60 किलो वाला पहलवान कौन है यहाँ पे, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सॉल्ट में, एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आई बात समझ में, इतनी आ रही है। बस एग्जांपल देखो, NH4Cl, सर NH4Cl कैसे आ गया, यहां पे एसिडिक सॉल्ट में NH4Cl प्लस ऑफ कोर्स क्या बनेगा, H2O। याद रखना सॉल्ट बनाने की प्रोसेस, जब भी एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस
H2O बनेगा ही बनेगा, याद रखना, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे NH4 और Cl, ये कैसे, कौन से ऐसे एसिड मिले होंगे और कौन सा ऐसा बेस मिला होगा कि बना होगा। आगे क्या लिखा होता है, जैसे वहां NaCl लिखा था, KCl लिखा होता, ऐसी NH4 काहे में लगा होगा, काहे में लगा होगा, NH4 बेस में लगा होगा, काहे में लगा होगा, NH4 बेस में लगा होगा, ठीक है सर। और Cl काहे में लगा होगा, एसिड में। अच्छा तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें Cl लगा है, बताओ कौन सा एसिड होगा, HCl, राइट, HCl, ये हमने लिख दिया HCl, ठीक है सर। फिर बेस की बात आ गई। बेस कैसे, कौन सा बेस है जो वीक बेस है, वीक बेस के एग्जांपल अपन ने याद किए थे, क्या था, जिसमें NH4 भी है, क्या था, NH4OH, राइट। आ रही है बात समझ में, आ रही है समझ में, ये क्या हो गया, एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल हो गया, आई बात समझ में, चलो ठीक है सर। फिर क्या, फिर बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा पर वीक एसिड होगा। आ रही बात समझ में, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, काय में, बेसिक सॉल्ट में। बेसिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा, एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा, 7 से कम, ठीक है सर। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, वीक एसिड, एग्जांपल क्या है, Na2CO3, ठीक है सर, Na2CO3 देख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं अपन को यहाँ पे, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में Na2CO3 प्लस H2O, निकलेगा ही निकलेगा। अब सोचो क्या लिख रहे थे, पहले वाला जो ये लिखा है Na लिख रहे थे, NH4 लिख रहे थे, ये सब काय में होगा, बेस में होगा सर, ये तो बेस आता है यहाँ पे, ठीक है सर, बेस का कोई टुकड़ा रिप्लेस होता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। CO3 काय में होगा, एसिड में। अब खुद सोचो ऐसा कौन सा बेस है जो स्ट्रॉन्ग है और उसमें Na भी आता है, सबको पता है NaOH सर, ठीक है सर, NaOH, यहां पे अपन बेस लिख देते हैं NaOH। अब वीक एसिड जिसमें CO3 आता है, सबको पता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अपना बेसिक एसिड। इसका पीएच क्या होगा, ज्यादा या कम, 7 से, बताओ, ज्यादा, राइट। आई इतनी बात समझ में, बेसिक सॉल्ट समझ में आए, न्यूट्रल सॉल्ट समझ में आए, एसिडिक आए समझ में। चलो अब देखते हैं क्या है, देखो अब अपन सारे कंपाउंड्स धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो NaCl के अपन यूजेस देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, वहां ध्यान लगाना, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएंगे ही पेपर में, एक ना एक कंपाउंड तो आता ही है हमेशा, ठीक है। चलो अपन देखते हैं आराम से, सोडियम, ये अपना सोडियम क्लोराइड। चलो सबसे पहला अपन को यूज पता है क्या, सबसे पहला यूज क्या होता है, डाइट में, हाँ सर खाते हैं हम, ठीक है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, नमक चाहिए हमको मसल कॉन्ट्रैक्ट करने, ठीक है। क्यों मसल कॉन्ट्रैक्ट, नर्व फंक्शन में क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें Na+ होता है, सोडियम क्लोराइड में Na+ होता है ना, Na+ होता है, तो Na+ जो है ये आयन, ये काम में आता है अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के और नर्व फंक्शन में। अगर बायोलॉजी देखी तो अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, हाँ भाई अपन को पता है अचार जब बनाते हैं तो मम्मी बहुत सारा उसमें क्या डालती है, नमक डालती है, अचार को क्या करने, प्रिजर्व मतलब सहेजने, बचाने के लिए, ठीक है, जल्दी खराब ना हो, प्रिजर्व करने। मीट को क्योर करने, पिकलिंग मतलब अचार बनाने की प्रोसेस में, मीट को क्योर करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। 2 यूज पता चल गया एक्स्ट्रा, क्या सर डाइट में तो होता ही था, दूसरा क्या कि भाई अचार को प्रिजर्व करने में, मीट को क्योर करने में, और बायोलॉजी में मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व क्या होती है, नर्व क्या होती है, नर्व का डायग्राम ऐसा याद है क्या आप लोगों को, सर ऐसा सा कुछ रहता था नर्व का डायग्राम, हाँ याद सा आया, याद आया, नर्व का डायग्राम रहता था ऐसा, क्या होता था, नर्व सेल्स काय में होते थे, काय में होते हैं, आप तो सीडीएस की तैयारी कर रहे हो ना, नर्व सेल्स काय में होते हैं, ब्रेन में, ब्रेन की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, क्या, नर्व सेल्स, तो उसमें भी काम आते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये जो बनाया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने,
रिलैक्स, ये रिलैक्स कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मतलब जो Na और Cl है वो बहुत सारी केमिकल सिंथेसिस में काम करते हैं। किस किस चीजों की? फॉर एग्जांपल NaOH बनाने में। NaOH सोचो, NaOH इसको बना रहा था, NaCl को कौन बना रहा था? NaOH और HCl बना रहा था। अब NaCl खुद भी NaOH को बनाएगा, फिर Na2CO3 इसको भी बनाएगा। क्या है ये? वॉशिंग सोडा है जिससे अपन धुलते हैं। फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इन सब में क्यों काम आ रहा है? क्योंकि Na जो है हमें चाहिए, कहां से मिलेगा? सॉल्ट से मिलेगा। ठीक है सर, आ गई बात सब। फिर सोप एंड डिटर्जेंट, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। यहां पे क्या? सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। काय में? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप मैं बता देता हूं अच्छे से, डिटेल में बता देता हूं। आपको बस याद करना है कि सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप करता है। क्या करता है? सॉल्टिंग आउट ऑफ। सॉल्टिंग आउट ऑफ होता क्या है मैं बता देता हूं। क्या होता है, समझो अपन ने ये लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें अपन ने साबुन जो थी, साबुन यहां पे रखी, ठीक है, और यहां पे पानी रख दिया, पानी डाला। ठीक है, बढ़िया, अब हम साबुन घोल रहे हैं। यहां एक कुछ से अपन घोल रहे हैं, साबुन घोल रहे हैं। साबुन की प्रॉपर्टी क्या है? पानी में घुल जाती है, घुल जाती है कि नहीं? पानी में घुल जाएगी, घुल जाएगी, घुल जाएगी। तो क्या बचेगा उसमें? सब कुछ झाग सा बन जाएगा। बट अगर आपने इसमें NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया? NaCl जब डाल दोगे इस पानी में, ठीक है, साबुन के ऊपर लगा दो, पानी में डाल दो NaCl, तो क्या करता है? NaCl जो है ना, साबुन को थोड़ा सा लेस सॉल्यूबल बना देता है। क्या बना देता है? लेस सॉल्यूबल बना देता है। मतलब अब क्या होगा? अब ये होगा, साबुन जो है ना, साबुन थोड़ा कम घुलेगी, साबुन थोड़ा कम घुलेगी, पर इसके साथ साथ जो इसमें ग्लाइकोल होता है, ठीक है, ग्लिसरीन्स होती हैं, ठीक है, जो एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव वाटर है, ठीक है, बाकी के जो कंपाउंड्स हैं वो घुल जाएंगे सारे, और पानी तो आपने डाली था, इस सबको बाहर निकाल दो, वो आपको प्योर साबुन मिलेगी। प्योर साबुन, प्योर साबुन के बार बनाने के लिए, किसके लिए? प्योर सोप बनाने के लिए सॉल्टिंग ऑफ वाटर का यूज होता है। आई बात समझ में? ये होता है बस सॉल्टिंग ऑफ वाटर, सॉल्टिंग आउट ऑफ वाटर, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको इतने डिटेल प्रोसीजर में जाना नहीं है कि सर ये सब हो गया, ये सब कुछ याद नहीं करना है, सब भूल जाओ। ठीक है, बस इतना याद रखो होता क्या है। अगर दिमाग में कभी सॉल्टिंग आउट सुनो तो याद रहे कि हाँ भाई, साबुन को घोल लेते, साबुन बच जा रही थी, उसके बाकी की इंप्योरिटीज हट जाती हैं, तो प्योर साबुन अपन को मिल जाती है। बात समझ में आई? किसकी वजह से हो रहा है सब कुछ? NaCl। NaCl इसको क्या करता है? लेस सोल्यूबल बना देता है पानी में। चलो, फिर आइस या स्नो रिमूवल। क्या? आइस या स्नो रिमूवल, इसका मतलब सर, जब क्या होता है, ऐसे शहर अपन ने बहुत सारे, कनाडा समझ लो, ऐसे बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जहां पे बिल्कुल स्नोफॉल बहुत कॉमन होती है, कि यार चलो वहां समर सीजन में भी इतनी ज्यादा ठंड रह रही है, रशियन कंट्रीज में इतनी ज्यादा ठंड रह रही है कि समर में भी वहां पे बर्फ गिर रही है कभी कभी। ठीक है, समर में भी वहां पे बर्फ गिर रही है, तो विंटर में तो क्या ही हाल होता होगा। तो जब सड़कों पे बिल्कुल बर्फ छा जाती है कि यार गाड़ियां ही नहीं निकल पानी, गाड़ियां निकल रही तो स्लिप कर रही हैं बर्फ पे से, फ्रिक्शन है ही नहीं सड़क पे, तो क्या होता था? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए, एडिंग इन द स्नो एंड आइस क्लियरेंस ऑन रोड, अपन रोड पे क्या कर देते थे? स्प्रे कर देते हैं। किसको? नमक को स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या कहते हैं, वो बर्फ हट जाती है रोड से। ठीक है, क्या हो जाता है? आइस रिमूवल में यूज। कितने यूज पढ़ लिया अपन ने? एक तो यही पढ़ लिया, क्या? क्लियरिंग, डी आइसिंग, डी आइसिंग कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम द रोड। फिर क्या पढ़ लिया? सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप पढ़ लिया। ठीक है सर, फिर ये अपन को केमिकल सिंथेसिस में बहुत सी मदद करता है, बहुत से कंपाउंड बनाने में, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, राइट। फिर अपन ने यहाँ 3-4 यहाँ यूज कर लिए, पिकलिंग में, क्योरिंग मीट में, नर्व फंक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, देन डाइट में तो होता ही है, राइट। चलो, ये इतना अपन ने देख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्या है? आ गया भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या पढ़ा था अपन ने? ये क्या था? बेस था। क्या था ये? बेस था। लिखा होगा ना यहाँ पे, हाँ ये लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है, मैं बताया था ना, क्या क्या चीज एक बताई थी ना, अल्कली और बेस में क्या अंतर होता है?
अल्कली और बेस में अंतर बताओ, कमेंट में बताओ। ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप कमेंट में बताओ। चलो बताना ये क्या स्ट्रॉन्ग मतलब बेस और अल्कली में क्या अंतर है, क्या कुछ अंतर होता भी है कि नहीं होता सर, दोनों सेम है, ठीक है, ये आज कमेंट में बताना आप लोग। चलो देखते हैं कॉमन नेम, देखते हैं कॉमन नेम क्या होता है NaOH का, कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। इसको क्या होता है, कॉस्टिक रेफर्स टू इट्स कोरोसिव या बर्निंग नेचर। भाई ये डायरेक्ट अपन जी पे नहीं रख लेना, बढ़िया कॉस्टिक सोडा खा रहे हैं, नहीं, कॉस्टिक का मतलब ही होता है कोरोसिव, जलाने का नेचर, उसका बर्निंग नेचर, ठीक है। फिर क्या फिजिकल स्टेट कैसा दिखता है, व्हाइट, ओडरलेस। ओडरलेस मतलब कोई महक नहीं है, ओडर मतलब महक, तो कोई ओडर नहीं है। ओडर की ये सही स्पेलिंग ऐसी होती है, देखो ओडर ये होती है ओडरलेस, ठीक है, ये होती है ओडर, यू आता है ओडरलेस। क्रिस्टलीन सॉलिड मतलब क्रिस्टल टाइप के, अपन ने पता है जैसे शक्कर होती है, शक्कर क्यूब्स में आती है, वो क्रिस्टल फॉर्म है उसका, ऐसे ही ये भी क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है, क्रिस्टल सॉलिड दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है सर। फिर पीएच ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या रहेगा, pH 14 मतलब मोर देन 7, ठीक है सर। डिसोल्यूशन, डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर, पानी में तुरंत उगल जाएगा, क्या होगा पर, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाईली एक्सोथर्मिक। याद है तुमको, मैंने बताया था एक पूरा, जब अपन एसिड और बेस पढ़ रहे थे उसमें क्या बताया था मैंने, जब अपन एसिड को वाटर में डाल दो या वाटर को एसिड में डाल दो, अगर वाटर को गलती से एसिड में डाल दिया, थोड़ी सी एसिड है, इतना सारा पानी है, पानी को एकदम से डाल दिया अगर अपन ने एसिड में, तो क्या होगा, फट जाएगा, वो फ्लास्क फट जाएगा। क्यों, क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो भी हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बाहर हीट फेंकता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसमें से कि वो फट जाएगा। सेम यहां पे होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, कब, डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, जब पानी में उसको घोलोगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, पानी को एसिड में, ये भी कमेंट में बताओ। चलो क्या पानी अपन एसिड में डाल दे तो सही रहेगा, या फिर एसिड अपन धीरे धीरे करके पानी में डालें, क्या सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। क्लोर अल्कली, कौन सी प्रोसेस, क्या नाम है इसका, क्लोर अल्कली। इससे क्या समझ में आ रहा है, नाम से पहले अपन नाम देखते हैं। क्या, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर मतलब क्लोरीन, कुछ क्लोरीन का काम हो रहा होगा। अल्कली मतलब बेस, कुछ बेस का काम हो रहा होगा, बेस और क्लोरीन का कुछ प्रोसेस होगी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले देखो क्या कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या थी मेथड, ये थी, याद है, यहां एक अपन सॉल्वेंट डालते हैं, क्या होता है फिर यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड, इनको बैटरी से जोड़ते हैं, याद है प्रोसेस, याद है। ये क्या होता है, कैथोड, ये क्या होता है, एनोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बताओ, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस की माइनस, कौन सा रहता है, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आई बात समझ में, ये होती है। अब इसमें अगर जो प्रोसेस हम करवाएंगे, जिससे क्या होगा, सेपरेशन होगा, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव वाली चीज इकट्ठी हो जाएगी, पॉजिटिव वाली पे नेगेटिव वाली चीज इकट्ठी हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये अपन ने पहले भी पढ़ चुकी थी, रिवाइज करवा दी। चलो, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। किसका, कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब यहां अपन ने क्या डाला है, पानी और NaCl। क्या डाला है, पानी और NaCl, नोन एज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, देखो सबसे पहले यहां लिख देते अपन क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, देखो ये लिया अपन ने बस बीकर, यहां पे अपन ने लिया कैथोड, यहां पे लिया अपन ने एनोड, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, राइट। ये एनोड को कौन सा साइन देते अपन, प्लस, कैथोड को नेगेटिव, राइट। अब बताओ क्या होता है, अभी अपन ने क्या शब्द पढ़ा, एक शब्द पढ़ा ब्राइन। ब्राइन क्या होता है सर, ब्राइन होता है whenever there is a high concentration of NaCl in water। इसका मतलब पानी में जब अपन बहुत सारा NaCl मिला दे, पानी में अपन ने बहुत सारा NaCl मिला दिया, NaCl नमक, पानी में जब बहुत सारा नमक घोल दिया तो क्या बन जाएगा, वो ब्राइन। क्या कहलाएगा, वो ब्राइन कहलाएगा, ठीक है। तो अपन इसमें क्या डाला, ब्राइन डाला,
क्या डाला है अपन ने इसमें, ब्राइन, ठीक है सर, ब्राइन डाल दिया। देन क्या होगा, Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। पानी में घुल रहा है ना, पानी में घुलते साथ ये तो ब्रेक हो जाता है, कौन, NaCl, Na प्लस में Cl माइनस में। जैसे इलेक्ट्रोलाइज अपन ने बैटरी ऑन की तो क्या होगा, माइनस वाले पे कौन चिपक जाएगा, Na चिपक जाएगा, Na इस पे चिपकेगा और Cl माइनस किस पे, इस पे चिपकेगा। ऐसे होगा, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव चिपकेगा और पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव चिपकेगा। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यही पड़ी है, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे Na यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है सर। ये हो गई अपनी इतनी प्रोसेस, Na चिपक गया और क्या होगा, एंड क्लोरीन गैस निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, आ जाएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस में। सब वो क्या होता है, जो आपका सब प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है या सब प्रोडक्ट है, वो क्या है, क्लोरीन। याद रखना, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन तो याद ही रखना, क्यों, क्योंकि नाम ही क्लोर अल्कली है, इसका मतलब ही वो बता रहा है कि क्लोरीन निकल रहा है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है सर। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2NaCl लिया, NaCl लिया था, H2O, ब्राइन, ये तो दोनों क्या कहलाएंगे साथ में, ब्राइन, इसका मतलब ब्राइन। ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, क्या बना, NaOH बना। Na इकट्ठा हो गया था वहां पे और पानी था तो OH आ गया, तो NaOH बन गया। फिर क्या निकला, Cl2 निकला और क्या निकला, H2 गैस निकली। आ गई बात समझ में, इजी प्रोसेस, इजी, ठीक है सर। फिर क्या है, देखो, हाँ अपन को पता है NaOH कहाँ बना होगा, कैथोड पे बना, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज। देन Cl2 है, एनोड पे बना, क्योंकि Cl में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। फिर H2 काय पे, कैथोड पे बनेगा, ऑफ कोर्स H पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। पता है सर ये तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब देखो यहाँ पे की केमिकल रिएक्शन, हाँ ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि अब अपन यूजेस देख रहे हैं NaOH के बेसिकली। तो हाँ कि NaOH जब HCl से मिलता है तो सॉल्ट बना देता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या प्रोसेस होती है, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस होती है सोप का फॉर्मेशन। क्या होता है सेपोनिफिकेशन, से नाम से क्या लगा, सेपो, सोप, सोप का फॉर्मेशन, सोप मेकिंग। सेपोनिफिकेशन मतलब सोप मेकिंग। कैसे बनती है, NaOH रिएक्ट विथ फैट्स और ऑयल्स टू प्रोड्यूस व्हाट, सोप एंड ग्लिसरॉल। क्या बना देता है, NaOH जब फैट से मिलता है तो क्या बना देता है, सोप और ग्लिसरॉल बना देता है, सोप और ग्लिसरॉल बना देता है। आ रही है बात समझ में, देख लेते हैं अपन क्या होता है। क्या यहां पे फैट्स, फैट्स को किस में लिखते हैं, ग्लिसराइड्स होते हैं। फैट्स क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स होते हैं। मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, डाई ग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राई ग्लिसराइड्स होते हैं। अपन सीधे ट्राई उठाते हैं। ट्राई ग्लिसराइड्स का एग्जांपल जैसे कि CH2 और CHO, CH2O, C को दिख तो रहा है ना, हाँ, R, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड है। क्या ये ट्राइग्लिसराइड है। इसमें क्या होगा, ये समझो फैट है। ट्राइग्लिसराइड छोड़ो, अभी आप क्या याद रखो, ये क्या है, एक फैट है। अपन ने क्या पढ़ा था सोप के रिएक्शन में, जब फैट से कौन रिएक्ट करेगा, अपना NaOH। अब यहां पे एक चीज बस देख लो यार, 3 NaOH के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। कौन, कितने करेंगे रिएक्ट, 3 NaOH के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। किस किस से, यहां मैं लाइन खींच देता हूं सीधे, ऐसे इतने ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा कट जाएगा। जैसे ये पानी में जाएगा, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा, क्या बना देगा, क्या बना लेगा, यहां पे लिख देता हूं, यहां देखना ध्यान से, CH2O, O के बाद इसका H आ जाएगा और ये कैसा ब्रेक हो जाएगा, NaO में और H में, ठीक है। याद रखना ये NaO में और H में ब्रेक होगा, यहां पे O में क्या आ जाएगा, H, ठीक है सर। CH2OH, CH2OH, क्या, CH2OH, ठीक है सर। देन यहां पे क्या था, CH था, हाँ सर CH था, फिर OH, ठीक है सर। देन CH2OH, ये बचेगा, ठीक है, ये बचा,
ये क्या कहलाएगा, ये काय का फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया ग्लिसरीन का। इसको क्या कहते हैं याद रखना, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला हो गया। देन उसके बाद ये जो NaO है इसका क्या होगा, ये यहां पे मिल जाएगा इन तीनों में, इसमें इसमें इसमें, इन तीनों में क्या मिल जाएगा, NaO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपन को इन तीनों में, NaO। कैसे लिख देंगे सर इसको, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लस 3 क्या, C तो 3C, मतलब 3 है ना, मैं एक ही लिख रहा हूं, 3C स्पेस है RONA। क्या हो गया, क्या बन गया यहां पे, क्या बन गया यहां पे, 3CRONA। यहां पे ONA यहां पे एक तो बहुत कंजस्टेड हो गया है, राइट, मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, एक काम करता हूं, C∬O_R_ONA और 3। ये अब इतना समझ में आ रहा है आपको, क्या हुआ, जब ये ट्राइग्लिसराइड किससे मिला, NaOH से मिला, तो ये बनाएगा। आ रही है, इतना अपन को देखो, ये भी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट सैपोनिफिकेशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, सैपोनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसमें ये ट्राइग्लिसराइड का वो नहीं पूछेगा कि स्ट्रक्चर बताओ भाई ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है, पर ये जरूर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई कैसी फॉर्मेशंस, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जरूर पूछ सकता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जरूर पूछ सकता है, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या था, फाइनल प्रोडक्ट क्या था, याद रखना, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर इसको क्या, फैट्स या ऑयल, फैट्स या ऑयल जो है जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH, व्हाट इज दिस, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बनाएंगे, एंड यहां पे क्या बनाएंगे अपना C∬O_R₂NA। आ रही है इतनी बात समझ में, आ रही है इतनी बात समझ में कि नहीं, हाँ, क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड जब मिला किससे, कास्टिक सोडा से मिला, तो उसने ग्लिसरीन और सोप बना दिया। क्या बना दिया, ये क्या है, ये टोटल ये क्या कहलाता है, यही तो है सोप, यही तो है सोप, ठीक है, सोप बना दिया। क्या, ट्राइग्लिसराइड जब कास्टिक सोडा से मिला तो उसने ग्लिसरीन और सोप बना दिया। अपन ने उसके यहाँ पे फॉर्मूलाज भी देख लिए कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे, ये गया तोड़ा, फिर NaO इसमें मिल गया, H इसमें मिल गए, राइट, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है सर, ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा है, ठीक है, अपन को कम कम याद करना है। देखो फॉर्मूलाज वो मैंने आपको बस क्लैरिटी के लिए बता दिया कि कैसे टूटता है बीच से, ठीक है, कैसे ये H इसमें मिल गया, कैसे वो बन कैसे गया, मैंने बनना आपको दिखा दिया, मैकेनिज्म आपको रटना नहीं है दिमाग, आपको याद रखना है बस क्या, कि जब फैट से कास्टिक सोडा मिलता है तो सोप बनता है और ग्लिसरीन बनता है, बस ये हो गया आपका क्या, सैपोनिफिकेशन हो गया, ठीक है सर, ये प्राइमरी यूज है इसका, ठीक है। देन रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक मतलब जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस की, एसिड की और बेस की। बेसिकली क्या कहते हैं एम्फोटेरिक, जिनको कहते हैं एम्फोटेरिक, उनके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, एम्फोटेरिक, मतलब Al2O3 जैसे है, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखा रहा होगा, थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखा रहा होगा, इसलिए इनको एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या NaOH जब डिसॉल्व्स मेटल, ये डिसॉल्व कर देता है मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक को, टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देख लो, NaOH था, एल्यूमिनियम लिया, पानी लिया, क्या बन गया, NaAl2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या निकल गया, H2। अपन को मेन क्या याद रखना है भाई, बाय प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि कौन सा बाय प्रोडक्ट इसमें निकला था। बाय प्रोडक्ट मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है इसका, और बाय प्रोडक्ट मतलब दूसरा, सेकेंडरी को बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, NaOH जब मेटल, कौन से मेटल, एम्फोटेरिक मेटल लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, और उसके साथ रिएक्ट किया पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में, देन क्या हुआ, सोडियम वो अपना सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। क्लोरोअल्कली में कौन सी निकल रही थी गैसेस,
क्लोरीन मेन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन भी निकल रही थी इसमें, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। चलो देन यूजेस देख लेते हैं भाई। NaOH का जो बाय प्रोडक्ट निकले हैं कौन कौन से, ये NaOH काय का बाय प्रोडक्ट था, ये काय के पढ़ा रहे हैं बाय प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स किसके हैं, ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये दो बाय प्रोडक्ट है किसके, क्लोर अल्कली के, क्लोर अल्कली के, क्या है प्रोडक्ट्स हैं, राइट। इनके एग्जांपल्स देख रहे हैं कि भाई NaOH पता है सोप और डिटर्जेंट में काम आ जाता है, अभी देख लिया। टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, कपड़ों के फाइबर्स में यूज है, रेयन, रेयन के रेयन में यूज होता है, राइट, किसमें, रेयन में यूज होता है। देन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, अपन बॉक्साइट ओर का प्योरिफिकेशन देख रहे थे तब भी अपन ने देखा था, हाँ यार सर NaOH याद आया, मेटलर्जी जब अपन ने पढ़ी थी तो NaOH उसमें भी यूज हो रहा था, पेट्रोल की रिफाइनिंग में भी यूज होता है। अपन को मेन क्या याद रखना है काय काय में, कि सर डिटर्जेंट मेकिंग NaOH डिटर्जेंट और सोप बनाता है, और टेक्सटाइल रेयन, रेयन याद रखना है, और बॉक्साइट ओर। चलो ठीक है। क्लोरीन गैस काय में, वाटर प्योरिफिकेशन में काम आती है, अच्छे से याद कर लो, डिसइंफेक्टेंट है, क्या ये Cl2 डिसइंफेक्टेंट है, वाटर के प्योरिफिकेशन में काम आता है। याद रखना है जब भी जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, जब बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं उनको वो नीले कैसे दिखते हैं इतने ज्यादा, क्योंकि उसमें क्लोरीन डला होता है वाटर को प्योर करने, क्या है, क्योंकि इतने सारे लोग आए, ठीक है। ऑफकोर्स भाई उनमें कितने जर्म्स होते हैं, कोई तो सुसु वसु करके आ जाते हैं कि हाँ भाई स्विमिंग पूल है, कोई देख नहीं रहा है आजू बाजू, यही निकालो सब, कोई सिविक सेंस तो है नहीं उनमें, ठीक है। तो इस सब को डिसइंफेक्ट करने क्या करते हैं ये लोग, क्लोरीन डाल देते हैं, बहुत सारा क्लोरीन डाल दिया लो भर के। इसलिए अपने जो बाल होते हैं ना, अपन को बांध के स्विमिंग पूल वगैरह में जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये देखो ब्लीचिंग पाउडर को सिंथेसिस भी करता है, तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ब्लीच कर देता है थोड़ा सा, अपने बाल सफेद सफेद होने लगते हैं, इसका कलर चला जाता है एक टाइप से, ठीक है। वाटर अपना को क्या पता चला, वाटर प्योरिफिकेशन में प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी के पाइप्स आते हैं, उसमें भी काय का यूज होता है, Cl2 का, ठीक है सर। देन ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है, ठीक है सर। देन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का कहाँ, फ्यूल, भाई इंपॉर्टेंट रखना याद ध्यान से, हाइड्रोजन गैस का कहाँ यूज होता है, फ्यूल में, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन सर नया वर्ड आ गया, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन। देखो बता देता हूं, एक तो क्या है, मेरी भी आदत है, तुम लोग को सब बताऊंगा कि हाँ यार देख लो वेजिटेबल ऑयल क्यों छोड़ रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल का ये रहता है स्ट्रक्चर, जो अपन खाते हैं ना, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, ये सब जो खाते हैं ना अपन कुकिंग में, कुकिंग करते हैं जिससे वेजिटेबल ऑयल से, तो वो क्या है, ऐसा दिखता है वो, ये क्या रहते हैं, ये रहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड रहते हैं, सैचुरेटेड, आई समझ में बात, क्या रहते हैं, सैचुरेटेड। देन उसके बाद क्या होगा, जब इसमें हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और H2 में ही जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। कैसे ब्रेक कर गए, तो क्या बचा, सी सिंगल बॉन्ड, एक ही टूटेगा ना यार, दो है, इसको एक को तोड़ दिया अपन ने, क्या बचा, यहाँ पर R, यहाँ पे R। अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब अच्छे से देख लेंगे बॉन्ड का टूटना क्या होता है, कैसे टूट रहा है, ठीक है। और एक बॉन्ड जो अपन ने तोड़ा था उसमें H जुड़ जाएगा, सेम यहाँ पे ये R और ऊपर H लग गया, ये क्या हो गया, सॉरी देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कहलाएगा, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड, क्या हो जाएगा ये, अनसैचुरेटेड, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ये सैचुरेटेड ऑयल बन जाएगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या अंतर है ऑयल में, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं, 3 बॉन्ड तक ही रह सकते हैं, 4 किसी में नहीं लगते कि 4 बॉन्ड लग जाए, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन है ये कार्बन है, इनके बीच डबल बॉन्ड हो तो, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड। सर ये क्या है, आर वार क्या है, ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आर इज एल्काइल ग्रुप्स। चिंता मत करो, अपन एल्काइल ग्रुप्स वगैरह ये सब कुछ अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। चिल करो अभी। देन ये हो गया क्या, हाँ सर ये हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सिंथेसिस ऑफ HCl। HCl बनाना है तो H2 की जरूरत तो पड़ेगी,
ठीक है सर। इसमें मेन क्या याद रखना, फ्यूल याद रखना, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल याद रखना, ठीक है सर। देन अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, क्या है, वॉशिंग सोडा। क्या है नेक्स्ट वाला, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या रहता है, फॉर्मूला देखो याद, अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, आ जाएगा डायरेक्ट, Na2CO3 डॉट 10H2। सर ये क्या है, डॉट 10H2 डॉट, ये तो पहली बार देखा ना अपन ने, अभी तक तो अपन HCl Na2CO3 सब कुछ पढ़ रहे थे, H2O और CO3 पढ़ रहे थे, डॉट 10H2O क्या लिख दिया, ये डॉट 10H2 इसका मतलब है ये कहलाते हैं अपने क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाटर क्रिस्टल्स। इसका मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट है। किसमें, इसमें सोडियम कार्बोनेट में। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या केमिकल फॉर्मूला अपन को पता चल गया। इसका नाम देख लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका देखो, डेका मतलब 10। एक चीज यहां बता देता हूं, क्या कि अगर कहीं 1 लिखा हो, अगर कहीं पे भी 1 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, मोनो। 2 लिखा हो, डाई। 3 हो तो ट्राई। 4 हो तो टेट्रा। 5 हो तो पेंटा। 6 हो तो हेक्सा। 7 हो तो हेप्टा। 8 हो तो ऑक्टा। 9 हो तो आई गेस बताता हूं, याद आता है तो 10 हो तो डेका। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, मोनो डाई ट्राई। कभी भी किसी के साथ भी अपना अगर क्या ऐड होता है, ये नंबर्स ऐड होते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब क्या होता है, ये मोनो कहलाएगा, मोनो डाई। अभी जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा ये सब यूज, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। उसमें तो और भी नाम रहेंगे, टेट्रा के ही एक और नाम रहेगा, मोनो का ही एक और नाम रहेगा, डाई का ही एक और नाम रहेगा, डाई को बाई भी कह देंगे। ठीक है, कहते थे ना सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब 2। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब ये 1 यूज हो रहा हो मोनो लगेगा, 2 यूज हो रहा हो डाई लगेगा, 3 यूज हो रहा हो ट्राई लगेगा, टेट्रा, पेंटा। समझ रहे हैं, ऐसे ये आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, ये क्या आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद हो जाएगा, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना, राइट, नोना। ठीक है, ऑक्टा नोना डेका। आई इतनी बात समझ में, चलो देख लेते हैं। यहाँ डेका है, 10 में डेका याद रखना। यहाँ पर क्या हुआ था, हाँ डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट क्यों कह रहे हैं, पानी। अपन कहते हैं ना यार हाइड्रेशन नहीं मिला है, आज पानी नहीं पिया तो हाइड्रेशन नहीं मिला है, सेम यहाँ पे हाइड्रेट लिख रहे हैं। हाइड्रेट मतलब H2O। कितने H2O, डेका, 10H2, 10H2। आ गई बात समझ में, चलो। कॉमन नेम क्या होता है इसका, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। और सोडा ऐश व्हेन एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब हाइड्रेस, हाइड्रस या हाइड्रेट, इसका मतलब होता है उसमें पानी है, हम हाइड्रेटेड हैं, इसका मतलब हमें पानी है, हमने बहुत पानी पी रखा है, हमें प्यास नहीं लगी। अगर मैं कह रहा हूँ बहुत एनहाइड्रस लग रहा है, बहुत एनहाइड्रेटेड, ठीक है, अनहाइड्रेटेड या एनहाइड्रेटेड लग रहा है, इसका मतलब पानी की कमी है। तो इसके 10H2O हट गए तो क्या बचा, सिर्फ Na2CO3 बचा, सिर्फ 10H2O हट गए तो देखो बचा ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, सोडा ऐश। क्या कहलाती है, सोडा ऐश। ठीक है, चलो। देन क्लासिफिकेशन, बेसिक सॉल्ट formed from weak acid H2CO3 plus strong base NaOH। इसका मतलब एक बेसिक सॉल्ट बन गया है। क्या बन गया, एक बेसिक सॉल्ट बन गया। काहे से, क्लास फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड H2CO3 और NaOH से बनता है। क्या, Na2CO3 कैसे बनता है सर, बता रहे हैं क्या, दिखा दें क्या एक बार फिर से, ये देख चुके हैं अपन, देख चुके हैं। क्या कह रहे हैं, H2CO3 क्या है, वीक एसिड, प्लस NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। इससे क्या बन जाता है, Na यहां गया, H2 यहां आया, क्या हो गया, Na2CO3 प्लस H2O। आई बात समझ में, चलो। फिर देन क्या हो गया, pH। pH क्या होता है, ऑफ कोर्स भाई एल्कलीन है, मोर देन 7। क्यों एल्कलीन है यार, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया ना, क्या होगी इसमें, बेसिक प्रॉपर्टी होगी, सीधी बात। pH क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा 7 से। ठीक है सर। फिजिकल स्टेट देखो, फिजिकल स्टेट देखो क्या क्या रहता है, व्हाइट रहता है, क्रिस्टलिन रहता है, इट इज एफ्लोरेसेंट। एफ्लोरेसेंट मतलब लूजेस वाटर अपॉन एक्सपोजर टू ड्राई एयर, मतलब सूखी जगह पे रख दो तो वो
पानी जो है उसका चला जाएगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट चला जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंट। ठीक है, चलो देन इसकी यूजेस देखो, मेन यूज क्या है इसका, मेन यूज है ये वाटर ट्रीटमेंट, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है परमानेंटली। जैसे कि इंदौर का पानी जो है ना, इंदौर का पानी बहुत हार्ड है, ठीक है, जहां से अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ये इंदौर है, इंदौर का पानी बहुत ही परमानेंट वाटर है। क्या है, परमानेंट वाटर। तो इसकी हार्डनेस को हटाने, हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हटाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज होता है, Na2CO3.10H2। ठीक है, क्या कर देता है, हार्डनिंग रिमूव कर देता है परमानेंटली। ठीक है, देखो कैसे कर देता है, ये भी लिखा है कैसे कर देता है। हार्ड क्यों कहते हैं, वो पानी हार्ड कैसे हो गया, क्योंकि उस पानी में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इससे क्या हो गया, जो CO3 था, किसके, CO3 2 काय में था, जब अपन Na2CO3 लिख रहे थे, जब ये अपन लिख रहे थे, तो इसको ब्रेक जब करोगे तो किस में होगा, वो Na+ में ब्रेक होगा और CO3 2 में ब्रेक होगा। 2 क्यों, यहाँ 2 है ना, Na2 तो ये 2 में ब्रेक होगा, Na+ में ब्रेक होगा, राइट। तो यहाँ CO3 जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ। तो क्या बना लेता है, CaCO3 बना लेगा, MgCO3 बना लेगा। समझ रहे हो, ये से रिएक्ट कर जाता है कि हाँ अरे तुम लोग खाली नहीं घूम सकते, हमें पता है ये हार्ड वाटर है, तुम लोग जाके उस हार्ड वाटर में जब ये लोग नहाएंगे, इंदौर वाले लोग नहाएंगे, या फिर जिनके घर में भी हार्ड वाटर आता है वो लोग नहाएंगे, उनके बालों में जम जाओगे, डैंड्रफ कॉज होंगे, हेयर थिनिंग होगी, बाल झड़ेंगे उनके, इसलिए मैं ही तुम लोग से रिएक्ट कर जाता हूँ। अब तुम लोग क्या है, अब तुम लोग रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे बाल में जाके, वो उनका कुछ काम ही खत्म हो गया। तो ये परमानेंटली सॉफ्ट करने के लिए पानी को, राइट। चलो देन क्या है, क्लीनिंग एजेंट भी होता है भाई, पता है, वॉशिंग सोडा नाम ही है, वॉशिंग सोडा धोने के लिए यूज होता होगा हाउस होल्ड्स में, रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स, है ना। चलो देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड पेपर। सोप तो चलो ठीक है, बट ग्लास एंड पेपर याद रखना। क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब ग्लास के बनने में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ग्लास में क्या क्या, ग्लास किस किस से बनता है, जो ग्लास है अपना, मतलब शीशा होता है, वो किस किस से बनता है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट उसमें होता है सिलिका, मतलब रेत होती है उसमें, राइट। और जो सेकेंडली यूज होता है वो होता है Na2CO3 ही, ठीक है, ये अपना सेकेंड प्रोडक्ट है। मतलब अगर ये है ना, मेन है, ये मेन एलिमेंट है एक, तो ये सेकेंडरी एलिमेंट है, काय के फॉर्मेशन में, ग्लास के फॉर्मेशन में, याद रखना है, ठीक है। चलो और भी इसमें 2-3 चीजें ऐड होती हैं, बट अपन को मेन ये देखना था कि भाई ग्लास में सैंड तो सबसे मेन रहती है और दूसरे नंबर पे ये रहता है, ठीक है सर। देन पेपर में भी यूज होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज अ की रॉ मटेरियल, फ्लक्स कहलाता है ग्लास मेकिंग में, फ्लक्स, ठीक है। देन केमिकल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक Na2, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं अपन, राइट। इसको क्या कहते हैं अपन, यहां लिख देता हूं, क्या कहलाएगा, बोरेक्स मतलब सुहागा, है ना। सबने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, पाउडरी टाइप, है ना, सुहागा, ठीक है। सुहागा का काम क्या होता है, सुहागा का मेनली थोड़ा सा क्लीनलीनेस में, साफ, जैसे कभी कुछ लोग तो आंखें साफ कर लेते हैं उससे, सुहागा का आंखें, आईज क्लीनिंग के लिए भी होता है। आप लोग करना नहीं, बता रहा हूं कि ये क्लीनलीनेस के लिए भी यूज होता है, पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है बोरेक्स, सुहागा। फॉर्मूला अच्छे से देख लो, Na2B4O7.10H2, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बेकिंग सोडा, ये आ गया जो अपन खाने में डालते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है फॉर्मूला, NaHCO3, वो क्या था, वॉशिंग सोडा, उसमें क्या था, Na2CO3.10H2, इसमें कुछ H2 दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है सर। इसमें क्या है, सिर्फ नॉर्मल NaHCO3, इसको क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, जिसमें भी डायरेक्ट सिर्फ CO3 हो, कोई HH ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बोनेट। जिसमें HCO3 साथ में लिखा हो, उसको क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट।
अब इस तरह तुम K लगा दो, Na लगा दो, Ca लगा दो, तो क्या हो जाएगा, K लगा दिया तो क्या हो जाएगा, KCO3 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा वैसे तो, बट अगर K लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ Na लगा है इसमें तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम लग जाता है नीचे तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ मैग्नीशियम लग जाता तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पे यहाँ पे अगर कैल्शियम लग जाता तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट। आ गई समझ में, यहाँ पे बाइकार्बोनेट। चलो, कॉमन नेम बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा समझ गए सर। क्लासिफिकेशन, बेसिक सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वही पिछला वाला, पिछले वाले ही सही, H2CO3 प्लस NaOH, वही सब आपको पता है, राइट। पीएच क्या रहेगा, माइल्डली एल्कलाइन, मतलब थोड़ा सा कम बेसिक रहेगा, क्योंकि 7 बेसिक होता है, उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ 8.3 रहता है इसका, ठीक है। फिजिकल स्टेट व्हाइट रहती है, क्रिस्टलिन सॉलिड रहता है, बट ऑफ्टन सोल्ड एज फाइन पाउडर के रूप में बेचा जाता है। ऑफ कोर्स यार बेकिंग सोडा तो सबने देखा है, घर पे देख लेना, नहीं देखा हो किसी ने, मम्मी से बोलना, मम्मी यार बेकिंग सोडा बताओ क्या होता है, तो वो देख लेना, वहाँ पे सफेद पाउडरी टाइप का होता है, ठीक है, सबको दिख जाएगा क्या बेकिंग सोडा क्या होता है। चलो, नॉन कोरोसिव, ये कॉस्टिक सोडा क्या अपन ने पढ़ा था भाई, जीप पे रखेंगे जल जाएगा तुरंत, पर बेकिंग सोडा क्या होता है, माइल्ड होता है, सेफ फॉर कंजप्शन, मतलब आप बेकिंग सोडा ऐसे खा भी सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एंटासिड के रूप में भी अभी शायद यूज आएंगे, अभी तो अपन देखते हैं। हाँ देखो यूज आया, सबसे बड़ा यूज क्या है इसका, एंटासिड, याद रखना इसका यूज एंटासिड। एंटासिड मतलब एंटासिड अपन पढ़ चुके हैं, जो HCl को न्यूट्रलाइज कर दे, अपने पेट में जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, वो क्या कहलाएंगे, एंटासिड्स, ठीक है, यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस HCl इन द स्टोमक, ठीक है, इंडाइजेशन से रिलीफ मिल जाएगा। चलो, माइल्डली एल्कलाइन नेचर कहते हैं, माइल्डली एल्कलाइन मतलब बेसिक, ऑफ कोर्स, ठीक है। कुकिंग में ऑफ कोर्स भाई, कुकिंग में यूज होगा ही, बेकिंग सोडा का कितना यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CO2, ये देखो ये निकलता है, रिलीज होती है CO2, याद रखना बेकिंग सोडा से क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, बेकिंग सोडा से CO2 रिलीज होती है, इतने दिमाग में बसा लीजिए ये चीज, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, देखो CO2 निकली, यहां से क्या होता है, जो इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को क्या कहते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्या कहते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जैसे ही आप उनको खोलते हैं और उसमें बटन दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो सोडा है वो एसिड से रिएक्ट करता है और CO2 गैस रिलीज करता है। CO2 गैस इतनी ज्यादा रिलीज करता है कि वो आग, वो जो सफेद सफेद दिखता है ना आपको, वो क्या है, CO2 गैस ही है, CO2 गैस ही है। क्यों, क्योंकि दिस विच इज हैवियर देन एयर, एयर से भारी रहती है और एकदम से जाती है उस जगह पे जिस जगह पे आपको रहना है ना, एयर को क्रॉस करके, सारी एयर्स को क्रॉस करके CO2 ऐसी जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर याद रहेगा क्या, तीन यूज, पहला खाने में, ठीक है, खाने में बेकिंग सोडा, एंटासिड HCl को क्या करने में, न्यूट्रलाइज करने में, देन CO2 निकालती है, अपन को याद रखना है क्या, बेकिंग सोडा CO2 रिलीज करता है। फायर एक्सटिंग्विशर में एक एग्जांपल हो गया। कुकिंग में भी अपन को पता है CO2 फ्लफीनेस के लिए, ढोकले में डाल दो, इडली में डाल दो, इस सब में CO2 डलता है, ठीक है। देन न्यूट्रलाइजर, ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एसिड, किसी भी एसिड को बेस ही न्यूट्रलाइज करेगा, तो ऐसे भी क्लीनिंग में भी यूज होता है। अपन को मेन ये 3 रखना है याद। चलो, फिर ब्लीचिंग पाउडर, भाई ब्लीच, हम कपड़ों को अगर ब्लीच कराते हैं तो क्या होता है, ब्लीच का काम क्या है, ब्लीच मतलब क्या होता है, उसका रंग निकाल देना, उसका डाई निकाल देना, तो क्या होता है, ब्लीच कहलाता है। सेम यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, C2, यहाँ पे सही कर देते हैं, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। चलो, इसको कर दिया अपन ने सही, CaO2Cl2, अच्छा L था वहां पे, 1 लिख गया, बताओ, कोई बात नहीं, PPT बनाने वाले से थोड़ी सी गलती हो गई। अब ठीक है, CaOCl2, Cl मतलब क्लोरीन, दिख तो रहा है ना आपको, L दिख रहा है ना आपको, CaOCl2, राइट, CaOCl2 यहां तो दिख ही रहा होगा, CaOCl2 क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम लेना भी आपको आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, O है बीच में, ऑक्सीक्लोराइड।
चलो कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसी है, थोड़ा सा येलोइश पाउडर रहता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, भाई इसको सूंघ नहीं लेना, डायरेक्ट सूंघ लोगे तो ऐसा लगेगा अरे सर घूम गया, ठीक है, क्योंकि अभी पता चलेगा शायद इसका उपयोग भी होता है काय में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, शायद का होता ही, इसका उपयोग काय में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है। क्लोरोफॉर्म जो किडनैपर्स ले जाते हैं ना, क्लोरोफॉर्म सूंघा के, अपने पिक्चर्स में देखा भाई किडनैपर आया, क्लोरोफॉर्म उसने सूंघाया, सूंघा बेहोश हो गया और ले गए, है ना। पर एक चीज याद रखना, पिक्चर्स और फिक्शन में बहुत अंतर, ये जो फिक्शन है और मेन साइंस होती है उसमें बहुत अंतर होता है। कभी भी आप क्लोरोफॉर्म ऐसे झट से सूंघ के ऐसे बेहोश नहीं हो जाओगे, ठीक है, कभी भी क्लोरोफॉर्म सूंघा हो बेहोश ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जब तक उसको सूंघते नहीं रहोगे बहुत देर तक, कम से कम एटलीस्ट 3 मिनट तो चाहिए आपको कम से कम, क्लोरोफॉर्म सूंघते रहो सूंघते रहो सूंघते रहो सूंघते रहो, एक टाइम पे आपका दिमाग सुनने पड़ जाएगा और आप बेहोश हो जाओ। ऐसा नहीं कि अरे लगाया माथे वो सर अपने नाक पे लगाया किडनैपर ने क्लोरोफॉर्म, सूंघा बेहोश, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है, जहर नहीं है वो कोई, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, अब देखो आगे देखते हैं क्या कि भाई ये एक्टिव ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, एक चीज और बताता हूँ, क्लोरोम का CH3 ये होता है फॉर्मूला, बाय चांस कभी आ गया एग्जाम में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को बाय चांस आ गया, लिख लो नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो क्या पढ़ा रहे थे फिर, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल रहता है काय में, वाटर में, काय में रहता है सॉल्युबल, वाटर में रहता है, आई बात समझ में। ऑल्दो सम इम्प्योरिटी, भाई एक बात बताओ, जब ब्लीचिंग पाउडर मम्मी लोगों ने यूज किया होगा, आप लोग तो कुछ काम धंधा करते नहीं हो, है ना, अपन को तो पढ़ना है, ठीक है। मम्मी लोग इतनी प्यारी रहती हैं, कहती भी नहीं है कि यार बेटा कुछ काम कर दो, है। और अगर अपन कह दिया कि यार मम्मी पढ़ रहे हैं, अपन तो बहाने देते हैं, फोन चलाना होगा, जब फोन चला रहे होते हैं याद अपन को, जब फोन चला रहे होते हैं और मम्मी वहां से आवाज लगाती है बेटा ये कर दो, यार मम्मी पढ़ रहे हैं, झूठ बोल देते हैं, याद है। झूठ बोलना नहीं चाहिए, वो झूठ बहुत महंगा पड़ता है। जब आप पढ़ाई करते हो उस टाइम पे जब मम्मी टोकती है, जब कितना गुस्सा आता है, ऐसे ही मम्मी लोग को गुस्सा आता है कि यार बच्चा बेचारा झूठ बोल रहे हैं। मतलब एटलीस्ट माँ से तो झूठ नहीं बोला यार, माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप दुनिया जान से झूठ बोलते रहो, मम्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो समझ तो जाती है कि हाँ तुम पढ़ तो नहीं रहे हो, वो रग जानती है तुम्हारी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं कि सॉल्युबल इन वाटर, तो मम्मा लोग का यहाँ ये कह रहा था मैं कि मम्मी लोग कभी ब्लीचिंग करती हैं, जो व्हाइट कलर के अपने कपड़े होते हैं कभी कभी उसमें ब्लीच का यूज करती हैं, ब्लीच का, तो ब्लीचिंग पाउडर का। तो क्या होता है, वो जो कपड़ा होता है ना बिल्कुल ही अपना रंग छोड़ देता है, तो पानी में ही ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं ना, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि सॉल्युबल होगा तब तो भाई उसमें काम करेगा। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, आई इतनी बात समझ में। देन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तो मिक्स्ड सॉल्ट, ये कुछ है, ये छोड़ो भूल जाओ कि कुछ था भी, ठीक है, ये भूल जाओ, ये मिक्स सॉल्ट एक सॉल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसकी यूजेस देखो, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि इतना हार्श चीज है तो बैक्टीरिया तो कैसे ही ग्रो करेंगे, तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स बाई ब्लीच करना है, अगर हमें बिल्कुल गोरा करना, सफेद करना उस कपड़े को, कॉटन का या लिनन का, उसमें यूज होता है। इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट इज दिस, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है सर। देन लॉन्ड्री ब्लीचिंग, भाई केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, रिलीजियस क्लोरीन एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, सीधी बात क्लोरोफॉर्म वाला याद रखना, क्या बना देता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो खतरनाक चीज है, क्या समझ में आ रहा है, प्लास्टर, सर प्लास्टर चढ़ गया, हमें फ्रैक्चर हो गया था, हाथ तो ऐसा रहा था, चढ़ा है कभी प्लास्टर, चढ़ा है, एक्सीडेंट हुआ है कि हाँ सर प्लास्टर चढ़ा है, तो उसमें क्या डलता है, वो जो चीज है जो सॉलिड करके, मतलब अगर किसी को कभी चढ़ा होगा तो क्या होता है, यहाँ पे आपका पट्टा टाइप बांधते हैं, उसमें अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है, यही डाला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं प्लास्टर चढ़ गया। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, उसको फॉर्मूला देख लो भाई, यही है केमिस्ट्री, आपकी डेली
उसमें बता देगी कि क्या है। दिस इज व्हाट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2। व्हाट इज दिस, CaSO4 डॉट हाफ H2। इसको ऐसे लिख लो, देखो देखो CaSO4 के एक मॉलिक्यूल में आधा क्रिस्टल किसका, पानी का यूज हुआ है। या तो ऐसे लिख लो इसको, या तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, काम करते हैं इसको, या तो अपन CaSO4 डॉट हाफ H2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक में आधा तो दो में फुल, एक में आधा तो दो में फुल। अगर एक CaSO4 में आधा H2O लग रहा था तो दो CaSO4 में एक H2O लगेगा। एक लिख नहीं रहा हूं मैं वहां पे, एक को मत ही लिखो, ठीक है। 2 CaSO4 डॉट H2O, तो इसको क्या, मोनोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसा कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में, आप रेडी रहिए उसके लिए, राइट। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका नाम है, क्यों पड़ा भाई, ये पेरिस के पास एक जिप्सम करके एक रॉ मटेरियल है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा। जिप्सम क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट व्हाइट पाउडर टाइप का होता है, जब उसमें पानी वानी डालो तो बिल्कुल ही कड़क वैसा मोल्ड टाइप का बन जाता है। की प्रॉपर्टी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स एबिलिटी टू सेट इनटू अ हार्ड सॉलिड मास व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। मतलब जब पानी से मिलता है तो एक हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। सबने देखा होगा प्लास्टर तो यार, राइट। प्रिपरेशन, अभी प्रिपरेशन से पहले एक चीज और बता दूं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है। आपने वो देखी होंगी, क्या कहते हैं, किसी होटल वगैरह या रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आपने देखी होगी कि यार एक स्टैचू है, स्टैचू से प्लास्टर्स के बने होते हैं मोल्ड्स। एक ट्रेंड चला था कि भाई दोनों को ऐसे हाथ पकड़ के उस मोल्ड में डालते थे, दिख रहा है आपको कि नहीं, उस मोल्ड में डालते थे। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड था। किसका मोल्ड था वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड था। कि तो जब बाहर निकालते थे तो वैसा छप के आ जाता था। तो ये है, ठीक है, CaSO4, राइट। देन प्रिपरेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जिप्सम का यूज होता है यहाँ, काय का यूज होता है, जिप्सम का, CaSO4 डॉट 2H2। वहां क्या था फॉर्मूला उसका, क्या था, CaSO4 डॉट हाफ H2O या फिर 2 CaSO4 डॉट H2O। इधर क्या है जिप्सम में, CaSO4 डॉट 2H2। दो मॉलिक्यूल्स किसके, दो क्रिस्टल्स किसके, H2O के, राइट। क्या कहेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। किसको, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको क्या कहेंगे, इसको कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, राइट। चलो, देन प्रोसेस, जिप्सम इज हीटेड इन अ किल्न। किल्न क्या होता है, एक भट्टी होती है, भट्टी समझो। जिप्सम को जो अपन भट्टी में जलाते हैं एट हाई कंट्रोल टेम्परेचर एग्जैक्टली 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे जब अपन जिप्सम को जलाएंगे, मतलब उसको हीट करेंगे, तो क्या बन जाता है। ऑफ कोर्स यार, यहाँ दो मॉलिक्यूल जब H2O के रहेंगे तो उसमें से 1.5 निकल जाएगा, समझ रहे हो, ये 1.5 मतलब 3/2 H2O ये निकल गया, तो कितना बचा, हाफ रह गया। आई बात समझ में आ रही है। 2 में से जब अपन माइनस कर देंगे 3/2 को, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, हाफ बचेगा ना, सॉरी हाफ बचेगा ना। ये नहीं आ रहा समझ में, देखो 2 माइनस 3/2, एलसीएम करो कितना आएगा, 2 ऊपर 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 आ गया ना। एलसीएम तो सबने किया। तो क्या, दो मॉलिक्यूल में जब अपन ने हीट किया तो 3/2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, किसके, पानी के। तो कितने बचे, हाफ, जो कि कहाँ गए, यहाँ पे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस ये जो 1/2 लिखा है वो 3/2 है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक चीज आ जाती है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, बिल्कुल जला हुआ प्लास्टर। जला हुआ प्लास्टर कैसे बचेगा, जब उसका पूरा H2O निचोड़ जाएगा, पूरा H2O निकल गया तो सिर्फ CaSO4 बचा, तो उसको डेड बर्न्ड प्लास्टर कह देते हैं। सिंपल सी बात है भाई। जिप्सम हमारा जिप्सम था जिसमें क्या था, दो मॉलिक्यूल्स थे, किसके, पानी के दो मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने इतने जला रहे हैं भाई उसको, है टेम्परेचर इतने ज़्यादा हीट दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस किसका वो है, बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो पानी क्या करेगा, उठ जाएगा वहाँ से, अलग हो जाएगा। कितना अलग हुआ, 3/2 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, कितना बचा, हाफ बचा। क्या हुआ फॉर्मूला, CaSO4 डॉट हाफ H2O। किसका फॉर्मूला है, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप, राइट।
अब अगर डेड बर्न्ड प्लास्टर, बिल्कुल जला ही दिया तुमने जिप्सम को कि भाई उसमें पानी ही नहीं बचा, तो क्या डेड बर्न्ड प्लास्टर कहलाएगा? बस सीधी बात, राइट। तब उसकी जैसी डेड बर्न्ड प्लास्टर कहलाता है ये, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी चली जाती, फिर वो पानी आनी से मिक्स होकर ऐसा कड़क नहीं बन पाता है, ये कह रहे हैं। आई बात समझ में? चलो, यूजेस ऑफ प्लास्टर देख लो भाई, सबको पता है मेडिकल फील्ड में तो सबसे ज्यादा यूज होता है डॉक्टर्स एज प्लास्टर कास्ट, ठीक है, सबको पता है। कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्मूथिंग करने वॉल, जब अपन कहीं ऐसे जाना बड़े हाई फाई वाली जगह, या फिर आजकल तो लोगों के घरों में लगने लगी है सीलिंग्स में, वो लगने लगी डिजाइनदार सीलिंग्स होती हैं, अंदर लाइट्स लगी होती हैं जिसके चमकती हैं, सबने देखी होंगी राइट वो सीलिंग्स। तो उसमें क्या, वो सीलिंग्स कैसे बनती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है, राइट। देन कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग, ये आ गया। डेकोरेटिव डिजाइन्स बनाने, ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर्स बनाने, मूर्तियां वगैरह कुछ बनाने, मोल्ड्स एंड कास्ट, मोल्ड एंड कास्ट। डेंटिस्ट्री में यूज होता है, याद रखो डेंटिस्ट्री में मोल्ड्स फॉर टीथ, इसका मतलब क्या हुआ, जब उन्हें ब्रेसेस बनाने होते हैं ना, ब्रेसेस, या फिर जब बॉक्सर्स जो होते हैं, बॉक्सर्स सबने देखी होगी बॉक्सिंग वगैरह, तो बॉक्सिंग वाले दांत में कुछ लगाते हैं, पहनते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई दांत ना टूटे, उसके लिए ये लोग दांत में कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड पहनते हैं, एक चीज पहनते हैं, आई थिंक सबने देखा होगा, नहीं देखी होगी तो देख लेना बॉक्सर्स को, वो लोग दांत में कुछ पहनते हैं, राइट। तो क्या पहनते हैं वो बनती कैसे, वो बनती तो है अलग मटेरियल से, पर एग्जैक्ट उसका पता करने की कौन सा दांत कहाँ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, मोल्ड लगाया जाता है कि हाँ दांतों का शेप सारा आ जाए, दांत कैसे ऊपर नीचे कहाँ कैसे हैं, उस हिसाब से वो मोल्ड बन गया, उसमें फिर क्या कहते हैं मटेरियल डाल के आपका वो तैयार होता है, राइट। ऐसे होता है मोल्ड्स एंड कास्ट। स्टैचूज में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है ना। चलो देन अब आ जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही है क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर ही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर क्रिस्टल्स ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन refers to the fixed number of water molecules chemically associated with a unit formula of a salt in its crystalline system। क्या कह रहे हैं भाई, क्या होता है वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कितने केमिकली एसोसिएटेड है किससे, यूनिट फॉर्मूला से ऑफ अ सॉल्ट। इसका मतलब सॉल्ट देखिए अभी अपन ने Na2CO3 वगैरह, ये सॉल्ट से केमिकली एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए, केमिकली जुड़े हुए कितने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के। ये था एक एग्जांपल था ना, वही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसमें कोई डेफिनेशन याद करने का चीज नहीं है, समझने की चीज है, राइट। अब एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो सब लोग, क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जांपल CuSO4.5H2, ये अच्छे ध्यान से कर लो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा क्यों कहेंगे, 5। वो स्लाइड फिर से देख लो आप लोग, कौन सी स्लाइड थी वो, ये थी, राइट। देखो 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। याद हो गया? याद कर लो, पॉज करो, याद करो। याद हुआ? चलो देखते हैं, वापस से जाते हैं कितना याद हुआ आपको। राइट, आओ देखते हैं यहां पे, बताओ 5 है तो पेंटा, ठीक है। मैंने लिख दिया 6H2O, क्या होगा ये, क्या कहलाएगा ये, कौन सा हाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट, राइट। चलो CuSO4 एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस मतलब पानी सारा चला गया, तो CuSO4 बचा, क्या बचा, CuSO4, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर ही कहलाता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी का लॉस हो गया, चला गया पानी। रिएक्शन ये देख लो, इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल, यहां पर लिख देता हूं मैं, किसको कहते हैं सर, ब्लू विट्रॉल, इसको कहते हैं CuSO4.5H2 को क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल, ठीक है। याद रखना है ये नाम, अभी और नाम आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूं, आपको कोई रटवाने का शौक नहीं है मुझे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या, ब्लू विट्रॉल, इसका फॉर्मूला CuSO4.5H2 क्या कहलाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। देन कौन सा कलर का, ब्लू, ऑफ कोर्स ब्लू विट्रॉल से समझ में आ रहा कौन सा कलर होगा, ब्लू होगा, ठीक है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब अगर उसको पूरा पानी उसमें से निकाल लिया, सिर्फ CuSO4 बचा, क्या व्हाइट कलर का बचेगा, ये बता रहा है वो। अंतर देखो, अगर उसमें से पानी निकाल देंगे, पूरा पानी क्रिस्टल्स निकाल दिए, किस कलर का बचा, व्हाइट, ब्लू से व्हाइट। देन जिप्सम पढ़ा था,
CSO4 डॉट 2H2O। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कौन सा हाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, राइट। कौन से कलर का रहेगा, व्हाइट कलर का। एनहाइड्रस, क्या एनहाइड्रस मतलब पानी निकाल लेंगे, पानी निकाल लिया तो हाफ H2O बचा, ठीक है। वो वाली प्रोसेस की थी अपन ने, केल्विन में भरा था, कितना कितना केल्विन 373, कितना सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, राइट। देन ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, आयरन सल्फेट, ये मत देखो, बताओ 7H2O मतलब क्या, कौन सा हाइड्रेट, हेप्टा, राइट, हेप्टाहाइड्रेट, FeSO4। देन कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन, पता ही चल रहा है ग्रीन विट्रॉल से, ग्रीन। देन व्हाइट पाउडर बन जाएगा अगर एनहाइड्रस हो जाएगा। देन उसके बाद वॉशिंग सोडा, ये भी पढ़ चुके हैं, Na2CO3 डॉट 10H2O, कौन सा कलर होता है, व्हाइट होता है। फिर Na2CO3 बचेगा, तब भी व्हाइट ही बचेगा, वो याद रखना। फिर एप्सम सॉल्ट, भाई एप्सम सॉल्ट अच्छे से दिमाग में बसा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एप्सम सॉल्ट को ही अपन कहते हैं सेंधा नमक, सेंधा नमक। आज इंग्लिश पता चल गई सेंधा नमक की, क्या, एप्सम सॉल्ट। क्या कहते हैं, एप्सम सॉल्ट। क्या होता है उसका फॉर्मूला, MgSO4 डॉट 7H2O। क्या होता है, MgSO4 डॉट 7H2O। याद कर लो अच्छे से, व्हाइट टाइप, ऑफकोर्स सेंधा नमक व्हाइट, व्हाइट पाउडर, ठीक है। MgSO4 डॉट 7H2O याद हो गए, याद करना ही पड़ेंगे ये सब, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, यूपीएससी है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर, अभी अपन इंपॉर्टेंट एक मोड़ पे आ गए हैं, अपने 2 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन को ऑक्सीडेशन नंबर देखना, ध्यान से आराम से बैठ के देखो, ठीक है। चिल होके अपना दिमाग में बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सबसे सरल चीज है, कुछ चीजें एक्सेप्शंस आएंगी कि ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन नंबर किसके अंडर आ जाता है, इनऑर्गेनिक। किसके अंदर आ जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आ जाता है, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन 1 2 3 कुछ रहेंगे, अपन देख लेंगे। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बीच में ही बता दूंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। बाकी आपको सारी प्रोसेस बता देता हूं। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये होता क्या, एक फॉर्मल, एक तरह का फॉर्मल चार्ज है। क्या है, एक तरह का फॉर्मल चार्ज रहता है। क्या, एक तरह का फॉर्मल चार्ज किस पे, किसी भी आयन पे। किस पे, आयन पे। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज द हाइपोथेटिकल चार्ज एन एटम वुड हैव इफ ऑल द बॉन्ड्स वर 100% आयनिक। क्या कह रहा है, अगर सारे बॉन्ड्स आयनिक हैं, एक एलिमेंट है जिसमें सारे बॉन्ड्स आयनिक हैं, उसमें क्या एक चार्ज रहेगा जो एटम पे, वो कौन सा रहेगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम इन अ कंपाउंड। इसका मतलब देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि यार मैंने बोला कोई ले लो, सोडियम ले लो। सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 2 8 1 11 है, 2 8 1। अब इसमें बताओ, ये इसको स्टेबिलिटी के लिए, ये अपन पहले कर चुके हैं, फिर से बताऊं। चलो, स्टेबिलिटी के लिए क्या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए तो इसको कितने 8 कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा या 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कि भाई इसकी वैलेंसी, ये क्या कहलाता है, वैलेंसी। वैलेंसी शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया तो कितना बचा इसके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 बचा, ये वाला 8 है, राइट। और अगर ये वाला 7 ले लेगा तब भी 8 हो जाएगा। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन, समझ रहे हो। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, या तो +1 या तो 7 क्या हो गई, क्या हुआ, +1 या तो इसकी हो जाएगी, डोनेट कर रहा है, ठीक है, या तो -7। आई समझ में बात। ये सब क्या है, पर ये सब क्या है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज है। देखो ऑफ कोर्स भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो वो क्या लेगा नहीं, लेगा तो क्या देगा ही, 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी रहेगा उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने से, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, राइट। अब क्या होगा, मैं बस रेंज बता रहा हूं कि भाई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, और -7 से क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा।
इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों के बीच की रेंज में ही रहेगा, या तो -7 ही हो सकता है या तो +1, इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं। आई बात। एक और एग्जांपल ले लो, किसका, क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, 17, 18, 16, 17, राइट। कितना रहता है क्लोरीन का, वो बताओ एटॉमिक नंबर, चलो कमेंट में बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, कमेंट करो। 17, राइट, 17। क्या लिख देंगे, 2, 8, 10 हो गए, 7। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए भरने के लिए। क्या 8 होने चाहिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। या तो 1 ले ले या तो 7 दे दे, या तो 7 दे दे, 7 डोनेट कर दे, या तो 1 गेन कर ले। तो भाई 1 ले लेना ज्यादा इजी होगा ना इसके लिए, या तो 7 दे दे, तो कितना बचा, 8 बचा बाहर, वही चाहिए उसको, पर 7 देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो या तो इसकी डोनेट गेन, डोनेट में +7 या -1। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कम नहीं होगा और +7 से ज्यादा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ये है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। और देख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना रहता है एटॉमिक नंबर, 8। कैसे लिखते हैं, 2, 6। इसको कितने चाहिए, या तो 2 ले लो या तो 6 दे दो, राइट। फिर क्या है यहाँ पे, अब ये नहीं कहना सर यहाँ 8 नहीं है, अरे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि अरे वैलेंसी शेल में या तो 2 रहे, जब तक फर्स्ट शेल है, अगर फर्स्ट शेल है तो 2 रहना चाहिए, उसके बाद कोई भी शेल है तो 8 रहना चाहिए। ये अपन पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूं। देखो क्या कि 6 में कंप्लीट होने 2 या तो ले लो, गेन कर लो, तो +2 कर लो, या तो सॉरी गेन में माइनस लगता है, राइट, -2 कर लो, या तो 6 क्या करो, 6 दे दो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 से कम नहीं होगी, +6 से ज्यादा नहीं होगी। इतनी आई समझ में बात। चलो और देख लेते हैं, कौन सा देख ले, सल्फर देख लेते हैं। सल्फर और फास्फोरस 2 देख लो ध्यान से। सल्फर क्या है, सल्फर का क्या रहता है, वो एटॉमिक नंबर बताओ। एक हमने आपको वो याद करवाई थी, याद है आपको, हा ही ली बे बकनोफनी नामग अलसी पस क्लार, पस आ गया यहाँ पे 16 पे, राइट। मैं बताया था, हा ही ली बे बकनोफनी नामग अलसी पस क्लार कका शक्ति वर्करमन फेको निकोजन गागी एस्से वर्कर, ऐसे पूरी टेबल याद करवाई थी मैंने, बताया था आपको, देख लेना पिछले वीडियोस में जाके एक बार। अब अपन यहाँ पे एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, राइट। चलो सल्फर का बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16, राइट। और फास्फोरस का क्या हो जाएगा, आगे पीछे ही आते हैं, 15, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8, 6। इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8, 5, राइट। अब बताओ कि भाई यहां पे क्या चाहिए, 2 या तो 6, तो क्या -2 से कम नहीं, +6 से ज्यादा नहीं, यहां पे -3 से कम नहीं और +5 से ज्यादा नहीं। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ रहा है। चलो अब देखो अपन पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलेस, मतलब सॉरी रूल्स कुछ पढ़ लेते हैं कि जब भी कोई फ्री एलिमेंट होगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकलेगा जो आयनिक फॉर्म में, राइट, बॉन्डेड है। अब भाई Na सोडियम, सिर्फ सोडियम का देखो वैसे +1 होता है, पर उसको आयनिक फॉर्म में होना जरूरी है, बॉन्ड टूटना चाहिए तब तो वो जाके +1 होगा, राइट। तो याद रखना O2 वगैरह की, O2 वगैरह जैसे O2 है, कहाँ लिख दो यहाँ पे, लाइक O2 है, O2 की क्या रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। Cl2 है, Cl2 की क्या रहेगी 0, H2 है, H2O की क्या रहेगी 0, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्री एलिमेंट है, ये ऐसे ही रहते हैं कंबाइंड स्टेट में, राइट। चलो दूसरे मोनोएटॉमिक जो आयंस होते हैं, आयंस की अपन देख लेते हैं। हाँ सर देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हली ना के रब सी फर, राइट।
ये होते फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी, याद रखो, ये चीज याद रखो, ठीक है। सेकेंड ग्रुप बेमग का सरबरा, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या रहेगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना ये चीज। फिर 17th ग्रुप फुकलबरी एट, इसमें क्या रहेगी -1। 18th ग्रुप क्या, ओस से टीपो, इसमें क्या रहेगी -2। नॉट ऑलवेज, ये सारी कुछ नॉट ऑलवेज है, मैंने बताया आपको, रेंज बताई एक पूरी, पर जनरली +1 +2 -1 -2 ही रहती है। अगर आपसे 2 की पूछी जाए, समझो किसी ने पूछ लिया HCl की बताओ, कहा ये किसी ने पूछा HCl की बताओ, किसी ने बोला HCl में से, किसी ने बोला तुमसे कि HCl में से Cl की बताओ, किसी ने क्या पूछा तुमसे, HCl में से Cl की बताओ, तो ऑटोमेटिकली सोच लेना H वाले की क्या होगी, +1 होगी। जिसकी आपसे पूछी गई है उसकी रेंज कर सकती है वेरी, बट जिसकी आपको नहीं पूछी गई, इसका मतलब आपको पता है कि कौन सी होनी चाहिए, तो +1 +2 -1 -2 याद रख लो। थर्ड ग्रुप की भी +3 होगी, जो यहाँ पे 16th ग्रुप होगा उसकी -3 होगी, याद रख लो ये चीज, ठीक है। यहाँ 18th ग्रुप लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, अभी नोटिस किया, 16th ग्रुप है यहाँ पे, सॉरी 18th ग्रुप तो नोबल गैसेस हो जाएंगे। देखो जो 15th ग्रुप होगा वो -3, जो थर्ड ग्रुप होगा वो +3, राइट, याद रख लेना ये चीज। देखो यहाँ पे HCl है, एक यहीं पे बता देता हूँ, जैसे HCl है फॉर एग्जांपल, ठीक है, HCl है, अपन को कहा कि भाई Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, और H का आपको याद होना चाहिए, उनने माना, ठीक है। H का कितना रहता है, अपन ने पढ़ा +1 रहता है, ठीक है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ही ऐसे हैं कि 2 एलिमेंट्स हैं, एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो प्लस करो, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता x लिखो, इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे 0। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑक्सीडेशन नंबर का, इजी। कैसे, x इज इक्वल्स टू क्या, +1 उस साइड जाएगा तो -1 का हो जाएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, समझे। इजी था कि नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला इजी था कि नहीं था, बताओ। और देख लो, समझो मैंने कहा MgCl2 किसका निकाले बताओ, Mg का कि Cl का। मान लेते हैं उसने अभी Cl का देखा था, अब Mg का देख लेते हैं, ठीक है। Mg का उन्होंने पूछ लिया कि भाई Mg का बताओ। Cl का अपन को उन्होंने सोचा कि आपको पता है, हाँ Cl कौन से नंबर के ग्रुप में आता है, 17th ग्रुप में आता है, क्या रहता है उसका -1 रहता है, ठीक है सर। x लिखा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अननोन x प्लस इसका क्या है -1, कितने एटम्स हैं Cl के, 2, तो मल्टीप्लाई होगा 2, याद रखना। नीचे अगर कुछ लिखा है उसके 2 3 4 जितना भी, वो मल्टीप्लाई होगा इसी ऑक्सीडेशन नंबर में, इज इक्वल्स टू 0। बस x प्लस 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू 0, -2 गया उस साइड, क्या हो गया +2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई Mg की +2। Mg कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप, राइट, +2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, पता है। चलो आ गया समझ में। और कुछ रूल्स देख लेते हैं अपन, क्या, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जब अपन बॉन्ड्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, तब देख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिकली का मतलब होता है ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा खींचता है अपनी तरफ, नेगेटिव ज्यादा है, तो उसका -1 रहेगा हमेशा, ये इट नेवर चेंज। क्या कह रहा है, इट नेवर चेंज, -1 हमेशा रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल HF। देन ऑक्सीजन का यूजुअली -2 रहता है, बट देखो एग्जाम्पल देख लो ऑक्सीजन का, अपन आराम से देखो, 3 है, स्लाइड भी अपने पास ये है, देखो ऑक्सीजन के 3 रहते हैं, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेनली अपन 3 पढ़ेंगे, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तीनों का एक काम करते हैं, यही वो ऑक्सीडेशन वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है सर। इस वाले ऑक्सीजन का समझो हमें नहीं पता,
ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर निकाल लेते हैं। सोडियम कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, +1 रहेगी, +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 है प्लस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या 2 इंटू 1 +1 2, 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, राइट, -2 आ गई, आ गया -2। तो क्या ऑक्साइड की कितनी रहती है, -2 रहती है, ठीक है सर पता चल गई। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब परऑक्साइड की देख लेते हैं, इस वाले O की पता करनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की 1 रहती है, +1 इंटू 2, फिर x प्लस x, अब x में इंटू 2 करना पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे 2 लिखा है तो इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1 2, 2 प्लस 2x, x2 लिख देते कुछ एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 0। फिर आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 उस साइड गया -2, तो 2x इज इक्वल्स टू -2, देन x इज इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे, -2/2, -2/2, राइट, कुछ नहीं हुआ, -2/2, क्या बचेगा 1, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1। देखो यहां पे देखो, परऑक्साइड की कितनी कह रहे हैं, -1, परऑक्साइड की कितनी कह रहे हैं, -1, ऑक्सीजन की कितनी कह रहे हैं, यूजुअली -2 ही रहती है, परऑक्साइड की कितनी रहती है, -1, आ रही है -1, देखो आ रही है -1, यहां पे -1 ही है, पर अच्छे से लिख देते हैं इसको, एक काम, x इज इक्वल्स टू -1, पता है कैसे आ गई, पता चल गया, ठीक है। सब सुपर ऑक्साइड की यहां लिख देते हैं, -1 रहती है परऑक्साइड की। परऑक्साइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देख लो, रिप्रेजेंट करते हैं, परऑक्साइड ऑक्सीजन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड लगता है, परऑक्साइड को सिंगल बॉन्ड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की फाइंड कर लेते हैं, K पोटेशियम +1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2, सुपर ऑक्साइड की कितनी हो जाएगी, -1/2 ऑक्सीडेशन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट था, देखो एक्सेप्शन कि भाई ऑक्साइड की -2 रहती है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, परऑक्साइड की -1 रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सुपर ऑक्साइड की -1/2 रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रहेगा कि नहीं, एग्जांपल अच्छे से देख लो, Na2O H2O2 ये आ सकता है, ध्यान से देख लो, H2O2 KO2, ये एग्जांपल दो जो एक्सेप्शंस हैं ये आ सकते हैं, ध्यान से एग्जांपल देख लो, H2O2 और KO2 अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो परऑक्साइड, हाँ एक और चीज बतानी थी, परऑक्साइड का कभी कभी क्या होता है कि हमें परऑक्साइड्स पता नहीं चलती कि कितने ऑक्सीजन है, जो परऑक्साइड्स वाले, परऑक्साइड्स में कितने ऑक्सीजन है वो हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल देखो इसमें देखो HNO3 की HNO4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा HNO4 हमने लिख दिया HNO4, ठीक है। अब हम कह रहे हैं चलो इस वाले ऑक्सीजन का हम वो निकालते हैं, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, राइट। चलो सॉरी N का निकालते हैं, एक काम करते हैं N का निकालते हैं, क्योंकि O का तो अपन को पता है कितना रहता है, जनरली -2 रहता है, अपन को यहाँ नहीं पता कि परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, क्या है, अपन तो मान के चल रहे हैं ऑक्साइड है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आता है, +1 H का प्लस X, N का अपन को नहीं पता, प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 0 आ गया, देन 1 प्लस X प्लस 4 टू 8 -8 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। देन -8 उस साइड गया, या फिर यही कर लो, -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7, उस साइड गया तो क्या +7 भाई। और नाइट्रोजन की अपन ने अगर फाइंड की थी, याद करो नाइट्रोजन का जब अपन ने फाइंड किया था, नाइट्रोजन अगर नहीं किया होता तो देख लो फिर से, नाइट्रोजन की वो क्या होती है, अपना एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताओ क्या होता है, 7, राइट। कैसे लिखेंगे इसको, 2 और 5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या, या तो इसको भाई 3 दे दो, या तो इससे 5 ले लो,
या तो इसको 3 दे दो, मतलब -3 दे दो, या तो +5 ले लो। तो भाई यहाँ तो +7 आ रहा है, यहाँ तो +7 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यार ये या तो +5 से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर +7 कैसे आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं रखी है, यहाँ पे परऑक्साइड लग गया है। यहाँ पे क्या परऑक्साइड लग गया है, क्या लग गया है यहाँ पे परऑक्साइड। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या लग गया है परऑक्साइड। परऑक्साइड निकालने का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ परऑक्साइड्स। नंबर ऑफ परऑक्साइड्स कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर आई यहाँ पे 7, ठीक है सर 7 लिख लिया हमने, माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है नाइट्रोजन की, कहां गया, नाइट्रोजन की 5 हो सकती है, +5, 5 लिख दिया अपॉन 2, 7 - 5 2 अपॉन 2, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, कितने परऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, एक परऑक्साइड प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, एक परऑक्साइड प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पे अगर अपन देखें HNO3 अगर अपन देखें अपन ध्यान से, तो क्या कह रहे हैं, यहां पे एक ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, परऑक्साइड के फॉर्म में। आ रही इतनी बात समझ में? किसके फॉर्म में होगा, परऑक्साइड के फॉर्म में होगा। हाँ क्या परऑक्साइड है, कितना यहां पे क्या हो जाएगा, O2 क्या है, एक परऑक्साइड है, क्या है, ऑक्सीजन एक परऑक्साइड है। फिर से यहां पे देखो HNO3 लिख के HNO4 है, राइट, यहां पे क्या होगा HNO4 है। तो अब बताओ, एक ऑक्सीजन है जो कि ऐसा ऐसा है, एक ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन है जो ऐसे ऐसे है, और 2 ऑक्सीजन है जो ऐसे ऐसे है, राइट, जो ऐसे बॉन्डेड है, जो डबल बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्डेड है, इनको परऑक्साइड कह रहे हैं, इनको ऑक्साइड कह रहे हैं। देन क्या होगा, O4 में से O2 है जो परऑक्साइड है, और O2 है जो कि ऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि एक ही परऑक्साइड है, अपन को समझ गया एक ही परऑक्साइड वाला वो है। चलो ठीक है, समझ गए कि एक परऑक्साइड वाला बॉन्ड है इसमें, राइट। चलो अब क्या करेंगे अपन, अब कर देते हैं उस हिसाब से। यहाँ H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है सर, प्लस नाइट्रोजन का फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक परऑक्साइड वाले का चार्ज कितना रहता है, -1 इंटू 2 है, ठीक है, प्लस ऑक्साइड का कितना, -2 इंटू 2 = 0। आई बात समझ में? क्या किया अपन ने, -1 किसका चार्ज है, परऑक्साइड वाले का, -2 किसका चार्ज है, ऑक्साइड का चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 क्यों लिखा, 2 है, राइट। फिर 1 + x प्लस -1 इंटू 2 -2 प्लस -2 इंटू 2 -4 = 0। देन क्या होगा, -2 -4 कितना हो गया, -6 हो गया, कितना हो गया, -6, 1 + x -6 = 0, -6 और 1 कितना हो गया, 5, -5 = 0, x क्या आ गया, 5 आ गया। हाँ सर, प्लस का 5 आ गया, हाँ सर अब आ गया। अब अपन ने यहाँ पे देखा था कि भाई n जो है उसकी मैक्सिमम 5 रह सकती है, वो आपने निकाल दी। आ रही बात समझ में? ऐसे करते हैं परऑक्साइड्स वाले को। एक और देख लो यहाँ पे H2SO5 देख लो एक बार, H2SO5 देख लो एक बार। क्या देखो, सेम करेंगे यहाँ पे, 2 × 1, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया, ऐसे भी लिख लो, +1 × 2, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब जल्दी करेंगे अपन, ठीक है, जल्दी करते हैं, ठीक है, देखना है कि हाँ इसमें कुछ परऑक्साइड वाला मैटर है कि नहीं। चलो देखते हैं कैसे, 2 × 1 क्या है, 1 ऑक्सीडेशन नंबर, देन प्लस सल्फर का x प्लस 5 × कितना, 5 क्यों लिखा अपन ने, मल्टीप्लाई करना, इंटू ऑक्साइड कितना होना चाहिए, -2, ठीक है सर, करते हैं, 2 + x -10 = 0। अब मैथ्स वाले आप लोग हैं, जल्दी करिए, ठीक है। देन -10 क्या हो जाएगा, -8 = 0, x = 8। क्या सल्फर का 8 हो सकता है, क्या सल्फर का 8 हो सकता है? अपन ने देखा था सल्फर क्या था, 16 था, 2 8 6 +6 जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा +6 जा सकता है, ये तो +8 है, मतलब गड़बड़ है कुछ। वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ
और अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 8 माइनस कितना 6 देन अपॉन 2 अपॉन 2 फिर से 1 कितना कितने पेरोक्साइड्स आ रहे हैं 1 कितने पेरोक्साइड्स आ रहे हैं 1 आ रहे हैं ठीक है सर 1 आ रहे हैं 1 आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे अब इसका मतलब यहाँ पे O3 जो है एक O2 निकल जाएगा अपना पेरोक्साइड वाला और O3 वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा O3 वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा ठीक है सर तो क्या कर देंगे यहां पर अपन इसको अरे क्या हो गया अरे अब आज इम्तिहान ले रहा है बोर्ड भी मेरा कह रहा है सर आज वो वाला नहीं चलूंगा जो मैं चल जाता था राइट बहुत बढ़िया वाह 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 रेजर वाह बुरा मान गई थी रेजर उसने कहा सर आपको बुरा कैसा लगवा सकती हूँ आती हूँ ठीक है अब क्या हो गया SO5 की जगह O2 और SO2 O2 कौन सा हो गया पेरोक्साइड और O3 कौन सा हो गया ऑक्साइड राइट अब क्या होगा अपन कर देते हैं 2 into 1 है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर देन प्लस सल्फर X देन अब देखो पेरोक्साइड का क्या रहता है -1 into 2 प्लस इसका -2 into 3 इज इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं 2 प्लस x -2 -6 इज इक्वल्स टू 0 -2 -6 क्या हो जाएगा -8 2 प्लस x -8 इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू -6 x इज इक्वल्स टू 6 प्लस का 6 आ गया जो कि अपन ने देखा था सल्फर का 6 आ रहा था आई बात समझ में ठीक है सर देन और है क्या कोई ये इंपॉर्टेंट है सी दिस इज इंपॉर्टेंट जल्दी से कर लेते हैं क्या वही वाला x इसका फाइंड करना है x प्लस 5 into 2 -2 कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +10 क्रोमियम का +10 नहीं रहता है क्रोमियम का क्या रहता है C24 क्या रहती है एटॉमिक नंबर 24 क्या होता है 4s1 है पूरा लिख दूं एक बार क्या होता है देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d काउंट करो यहां 10 हो गए यहां से यहां तक कितना हो गया यहां 2 लिख याद है एक्सेप्शन था वरना क्या लिखते अपन 4s2 और फिर उसके बाद क्या लिखते 4 और थे तो 3d4 पर जस्ट बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ चुके हैं इसको क्या लिखते थे अपन 4s1 और 3d5 ये लिखते थे याद है किया है अपन ने चीज तो आउटर शेल में कितने हैं 6 हैं पर यहां तो 10 आ रहा है भाई +10 आ रहा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो ये दे ही सकता है 10 कैसे आ रहा है तो फिर अपन समझ गए कि अपन को वो करना पड़ेगा कैसे 10 माइनस +6 रह सकती है अपॉन 2 इसका मतलब 4/2 2 इज द नंबर ऑफ पेरोक्साइड्स 2 पता चल गया अपन को यहाँ पे पेरोक्साइड्स है कितने 2 हैं इसका मतलब O4 हो जाएगा पेरोक्साइड एक ऑक्सीजन रह जाएगा खाली राइट कर देते हैं x प्लस कितने हैं -1 into 4 प्लस -2 इक्वल्स टू 0 x -4 -2 इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 6 आ गया आपका आंसर समझ में आया CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या रहेगा 6 ठीक है सर देन अब ये आप खुद करेंगे H2SO4 का KMnO4 का Cr2O7 का इसमें कोई पेरोक्साइड का चक्कर नहीं है टेंशन नहीं लेना इसमें ज्यादा कुछ पेरोक्साइड के चक्कर नहीं है इसमें बस आपको नॉर्मली सॉल्व करना है नॉर्मली सॉल्व कैसे KMnO4 का करवा देता हूं चलो KMnO4 भाई अपन को Mn का पता करना है ठीक है +1 प्लस x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू सॉरी कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया 1 प्लस एक्स -8 इज इक्वल्स टू 0 देन -8 -7 इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 7 KMnO4 में Mn की क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो रहा है फास्ट आपसे भी हो रहा है वहां की नहीं आपको भी करना है करना तो आपको ही ना है एग्जाम में
समझ रहे हो, H2SO4 S का निकालो 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया सल्फर का। याद रखना है ये KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7 रहता है, H2SO4 का +6 रहता है। ये याद करने वाले सट्टे से आएंगे, तुरंत करना, ये सब करते नहीं बैठना। कुछ जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं मैंने और जो एग्जांपल्स दिए हैं पीछे, वो सबके याद करके जाना है ऑक्सीडेशन नंबर, लिखते नहीं बैठना। ये बड़े बड़े कंपाउंड्स के Cr2O7 इसका देख लो, इसको लिखते हैं, इसको या तो ये लिख दो Cr2O7-2, या तो इसको क्या लिख दो, या तो इसको ये लिख दो आप Cr2O7 ब्रैकेट में 2 माइनस, या तो क्या लिख दो K2Cr2O7। ठीक है, ये भी लिख दो चलेगा, ये भी लिख दो तो चलेगा। इसमें क्या क्रोमियम का कितना रहता है, क्रोमियम की +6 रहती है, याद रखना। चलो, कुछ रह तो नहीं गया था ऑक्सीडेशन में, जल्दी से देख लेते एक बार, कहाँ गया। हाँ, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 बता दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 रहता है यूजुअली, ये सब बता दिया। हाँ, एक चीज देखो, देखो एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या याद करना है अपन को, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स में जैसे कि NaH -1 हो जाती है वैल्यू किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, H का, वरना हमेशा क्या रहेगा +1, हमेशा क्या रहेगा +1। अगर मेटल से जुड़ा है कोई, मेटल मतलब Na, कोई Na से जुड़ा है H, या Mg से जुड़ा है H, या Ca से जुड़ा है H, या K से जुड़ा है H, तो क्या रहेगा H की ऑक्सीडेशन नंबर, H की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी हमेशा -1। याद रखना, रहेगा याद ये चीज। चलो, सम रूल भी हो गया अपना, सम रूल भी हो गया। चलो, इसके बाद अपना क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ साथ करो, कॉपी उठा लो, बढ़िया कमेंट में करो, कहीं भी करो, बस करो। क्या, अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ HCl और बेस, इससे क्या सॉल्ट बनेगा, चलो बताओ जल्दी। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इससे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से क्या बनता था, कौन सा सॉल्ट बनता था, एसिडिक, राइट। चलो नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्राइड, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डेका, डेका से क्या पता चल रहा है कितने हाइड्रेट होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, व्हेन ब्लू विट्रॉल, बोला था याद करना, CuSO4.5H2 is heated, it turns into a white powder. This phenomena occurs due to what? क्या हो गया यहां पे, क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी चला गया, पानी चला गया तो ब्लू से व्हाइट हो जाता है, राइट। चलो, विच केमिकल इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव वाले पे, क्लोरअल्कली में कौन सा निकलता था एनोड पे, बताओ जल्दी, चलो फास्ट बताओ, कौन सा निकलता था। कमेंट, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखो, मैं देखूंगा, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, एनोड पे कौन सा निकलेगा बताओ, क्लोरीन, यस। देन द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दिस, इट्स रॉ मटेरियल, जिप्सम का फॉर्मूला बता जल्दी, फास्ट हुआ, राइट। चलो, विच कंपाउंड इज प्राइमरली यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कौन निकाल देता है भाई, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग वाटर, वॉशिंग सोडा की कॉस्टिक सोडा, चलो जल्दी बताओ कौन निकाल देता है भाई परमानेंट हार्डनेस, क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। चलो नेक्स्ट, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इज दैट बेकिंग पाउडर व्हाट, चलो ये चीज बताई नहीं थी, ये चीज बताई नहीं थी, ये चीज अच्छे से समझो पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इसका आंसर है माइल्ड एसिड मिला रहता है, कंटेन्स एन एडिबल माइल्ड एसिड टू फैसिलिटेट CO2, CO2 निकालना है बेकिंग पाउडर को, तो माइल्ड एसिड मिला रहता है, ठीक है। चलो, फिर इन द कंपाउंड H2O2, बताओ भाई, ये कर चुके हैं अपन, H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू विट्रॉल लूजेस इट्स ब्लू, अच्छा ये सेम हो गया क्या, loses its blue color upon heating, the phenomena proves the existence of what, इसका आंसर बताओ, चलो क्या है इसका आंसर बताओ, वही भाई क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला आंसर है तो। नेक्स्ट, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर द रिजल्टिंग रिजिड सॉलिड मास इज कॉल्ड, क्या हुआ, जब पानी के साथ मिलाया गया तो जो मास बन जाता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई बताओ, जिप्सम तो होगा नहीं क्योंकि इसी से बना है, डेड बर्न प्लास्टर होगा नहीं,
है ना। देन स्लिग्ड लाइम या क्विक लाइम है, जल्दी बताओ। एक काम करते हैं, सबके अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। क्विक लाइम क्या होता है, CO, स्लिग्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। जिप्सम क्या होता है भाई, अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट 2H2O, डेड बर्न प्लास्टर तो CaSO4 रहता है। अब खुद सोचो यहां पर अपन ने मिक्स किया प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में, वाटर के साथ मिक्स किया, तो वाटर तो आना चाहिए भाई, वाटर तो आना चाहिए, यहां तो आ नहीं रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। ये दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, जिप्सम ही बनेगा, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म कॉस्टिक इन कॉस्टिक सोडा रिफर्स टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, बीइंग, जल्दी बताओ, चलो, बीइंग व्हाट, कॉस्टिक मतलब क्या, बीइंग कोरोसिव। नेक्स्ट, चलो हो गया, नहीं था, ठीक है। ये वाला बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से करना, फैक्चुअल बेस्ड है, थोड़ा सा आराम से करो, समझो, ना समझ में आए कमेंट में पूछो, मैं अगले दिन अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद।